असेसमेंट के दौरान के का प्रोफेशन गलती से एक्सपोज हो गया था। उसने बस हल्का सा मूव किया, पर इसने स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक पावर हाउस को भी डर से हिला दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसे पता चल गया था कि के पास लेजेंडरी ब्लैक एट्रीब्यूट है, जो हिस्ट्री में पहली बार तो अपीयर हो ही रहा था, पर साथ ही दूसरे कलर्स को डिवार भी कर सकता था। एक प्रेस्टिजियस फैमिली की सो कॉल्ड जीनियस यंग लेडी उसकी प्रेजेंस में पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जो इंक पर चलती थी, जहां स्टेटस कलर के हिसाब से डिवाइड होता था। हमारे एमसी का नाम के है और वो बिना किसी कलर के पैदा हुआ था, इस शाइनिंग सिटी की सबसे लोली एग्जिस्टेंस। कलरलेस लोगों को पैदा होते ही ट्रैश, बर्डन और कर्स्ड जैसे लेबल्स दे दिए जाते थे। हर कोई उससे यही कहता था कि उसे सपने देखने का हक नहीं है, वो पायनियरिंग कॉर्प्स ज्वाइन करना डिजर्व नहीं करता, सनलाइट में खड़े होना डिजर्व नहीं करता, और सिटी को गार्ड करने वाला एक कलरिस्ट बनना तो दूर की बात है। पर के ने इस फेट को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया। वो डेस्परेटली प्रूव करना चाहता था कि कलरलेस लोगों के पास भी उनकी अपनी रेडियंस हो सकती है। पायनियरिंग कॉर्प्स में जगह बनाने के लिए उसने अपना एब्सोल्यूट बेस्ट ट्राई किया और उसे प्रेशियस इंक मिल गई। उसकी नजरों में ये कोई आम लिक्विड नहीं था, ये उसकी डेस्टिनी चेंज करने की थी, दुनिया से एक्सेप्ट होने की एक आखिरी होप थी। और ये इंक उसे सिर्फ और सिर्फ उसके कंपेनियन नीरो की वजह से मिली थी। वो एक्साइटेडली उस इंक को लेकर वापस सिटी की तरफ भागा ताकि अपना चांस ले सके। सिटी के शैडो डिस्ट्रिक्ट में एक सी रैंक पायनियरिंग कॉर्प्स का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था। ये कॉर्प्स क्लेम करती थी कि कलर वाला कोई भी अप्लाई कर सकता है और वहां एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर था। लेकिन रियलिटी ने उसके मुंह पर एक बहुत क्रूल तमाचा मारा। जैसे ही गार्ड ने उसे देखा, उसके चेहरे पर डिस्गस्ट भर गया और उसने के को डांटकर वहां से दफा होने को कहा। के ने उसके सामने इंक ऊपर करते हुए कहा, मुझे अप्लाई करने क्यों नहीं दिया जा रहा? मैंने इसके साथ अपनी क्वालिफिकेशन प्रूव कर दी है। गार्ड ने आखिरकार अपना सब दिखावा छोड़ दिया और उसे कोल्डली सच्चाई बताई। के एक कलरलेस इंसान था और यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। लोग अपनी तय की हुई जगह के साथ पैदा होते थे और उसके जैसा इडियट जो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, वो बस एक न्यूसेंस था। इसी वक्त गार्ड ने अपनी कलर्ड पावर अनलीश करनी शुरू कर दी और के की तरफ आग की एक वेव छोड़ दी। पायनियर्स सिर्फ हम हो सकते हैं, हमारे जैसे लोग जिन्हें कलर के साथ चूज किया गया है। सिटी के बाहर बाउंडलेस और डार्क ब्लैक लैंड्स थे, जहां काउंटलेस मैन ईटिंग म्यूटेंट बीस्ट छुपे हुए थे। सिर्फ कलर के साथ पैदा हुए चुने हुए लोग ही वो हीरोज बन सकते थे, जो टेरिटरी एक्सपैंड करते और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते थे। हम ही ट्रू हीरोज हैं। तो तुम जैसे किसी इंसान के लिए ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। अगर तुम कलरलेस हो तो वैसे ही रहो और कलरलेस काम ही करो। गार्ड ने उसे वार्न किया कि अगर उसने दोबारा तंग करने की हिम्मत की तो वो उसे जान से मारने में जरा भी हेजिटेट नहीं करेगा। उस वक्त के की सारी प्राइड और एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह से टूट चुकी थी। इट्स ओके नीरो, अगर वो हमें यहां नहीं लेते तो हम आगे किसी दूसरी जगह चलेंगे। वो पहले से ही इस तरह की रिजेक्शन का आदी हो चुका था, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट कलरिस्ट बनने का गोल अभी भी जिंदा था, क्योंकि ये उसका एक प्रॉमिस था। उसने नीरो को वापस अपनी जैकेट में छिपा लिया, इस डर से कि कहीं कोई उसे देख न ले, क्योंकि वो एक यूनिक क्रीचर था। लेकिन पता चलता है कि ऊपर से एक आदमी उस पर नजर रखे हुए था, जो विंडो से उसे मेनेसिंगली घूर रहा था। शैडो डिस्ट्रिक्ट के बाद के ने कई और जगहों पर जाने का ट्राई किया, लेकिन सभी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए उसने अपनी नोटबुक में उन लोकेशंस को क्रॉस आउट कर दिया। पूरी तरह से हारकर वो वापस मरीज वर्कशॉप लौट आया। मरी इस सिटी में अकेली ऐसी शख्स थी जो उसके साथ काइंडली ट्रीट करने को तैयार थी। उसकी उदास शक्ल देखकर मरी तुरंत समझ गई कि वो एक बार फिर फेल हो गया था। वो गुस्से से उसके सपोर्ट में खड़ी हुई और बोली कि के उन एरोगेंट पायनियर्स से कहीं ज्यादा कैपेबल था, कि वो अकेले ही ब्लैक लैंड्स की गहराई में जाकर सप्लाईज वापस ला सकता था और उसकी एबिलिटीज किसी से भी कम नहीं थी। लेकिन हमारा लड़का इसका क्रेडिट नहीं ले सकता था, क्योंकि इन सब में नीरो की हेल्प थी, जिसकी वजह से वो ये सब कर पाता था। खैर, क्या तुम इसे मुझसे खरीद सकती हो? तुम सच में एक लाइफ सेवर हो। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से मेरे पास इंक खत्म हो रही थी। हमारी पूरी लाइवलीहुड इसी इंक पर डिपेंड करती है। उस मोमेंट के बहुत उदास हो गया। भले ही वो हार्ड वर्क करने को तैयार था, पर ऐसी कोई कॉप्स नहीं थी जो उसे अपने साथ लेने को राजी हो। उसकी डिप्रेस्ड हालत देखकर मारी ने उसे एक आर या पार वाला सजेशन दिया, जाओ और एस रैंक डॉन पायनियरिंग कॉप्स के लिए साइन अप कर लो। ये सिटी का टॉप लीजन था। पास्ट में के पास उसके करीब जाने की करेज भी नहीं थी और उसे यकीन था कि वो रिजेक्ट ही होगा। पर मारी ने उसे बताया कि ये लीजन सिर्फ स्ट्रेंथ देखती है, बैकग्राउंड नहीं, और वहां कोई भी साइन अप कर सकता था। तुम्हें कलरिस्ट बनना है ना? बचपन से ही के ने एक कलरिस्ट बनने का सपना देखा था और बचपन से ही वो इस सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। याद रखना, चाहे तुम कुछ भी करो, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। के ने अपने दांत पीसे और इस आखिरी उम्मीद को पकड़ने का डिसाइड किया। उसने मारी का थैंक यू किया और नीरो को साथ लेकर साइन अप करने के रास्ते पर निकल पड़ा। उसका दिल फ्यूचर के लिए लॉन्गिंग से भरा था और माइंड में यही कैलकुलेट कर रहा था कि असेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करे और खुद को कैसे प्रूव करे। पर उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खतरा कब से उस पर अंधेरे से नजर रखे हुए था। अचानक आने वाले खतरे को सेंस करके नीरो ग्राउल करने लगा। इसी वक्त एक ग्रीन कलरिस्ट ने एक्चुअली अपनी वॉन्ड उसकी तरफ पॉइंट कर दी थी और एक बड़ा सा ग्रीन स्लैश सीधा उसकी डायरेक्शन में भेज दिया गया। कंप्लीटली डिफेंसलेस होने के कारण वो विशेष अटैक बुरी तरह से उसकी बैक पर लगा, जिसने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया। नीरो उसकी कंडीशन के लिए परेशान होकर उसकी जैकेट से बाहर निकला और उधर के सिर्फ इस बात की वरी कर रहा था कि कहीं नीरो डेंजर में ना हो। जब उसने स्ट्रगल करके अपनी आंखें खोली तो ग्रीन कलरिस्ट एक्चुअली सरप्राइज था कि वो अभी भी होश में है। पता चला कि उसने के को उसकी शर्ट से लटकाया हुआ था और उनके नीचे इंक वेस्ट था। ये तब बनता है जब हर तरह की इंक्स एक साथ मिक्स हो जाती हैं, और ये ह्यूमंस के लिए स्पेशली डेडली होता था, जिसमें गिरने के बाद बॉडी तक नहीं मिलती। तुम आखिर हो कौन? तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? पता चलता है कि उनका टारगेट के नहीं था, बल्कि उसके पास बैठा नीरो था। उन्होंने एक ही झलक में देख लिया था कि नीरो एक इंटेलिजेंट रेयर म्यूटेंट बीस्ट था जो ह्यूमंस को फॉलो कर सकता था और इसकी ब्लैक मार्केट में एक एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस मिल सकती थी। के डेस्परेटली स्ट्रगल करने लगा और उन पर चिल्लाया कि नीरो को जाने दें। वो लोग एक डरावनी स्माइल के साथ बोले कि ऐसी प्रेशियस चीज का के जैसे एक कलरलेस लिटिल पंक के हाथ लगना सिंपली एक वेस्ट है।
के लिए नीरो ही उसकी अकेली फैमिली था और वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसे अपनी खुद की वीकनेस से नफरत होने लगी, इस दुनिया की अनफेयरनेस से नफरत होने लगी और उन लोगों से नफरत होने लगी जो अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे। उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया था, पर उन्होंने उसका नीरो छीन लिया, उसकी अकेली लाइट छीन ली और अब वो अपने जीने का रीजन तक खोने वाला था। अचानक ग्रीन कलरिस्ट की बॉडी में एक शॉक लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कलरिस्ट का ग्रीन कलर के की बॉडी में सक हो रहा हो। उस डिस्गस्टिंग फीलिंग की वजह से ग्रीन कलरिस्ट ने के को छोड़ने में जरा भी हेजिटेट नहीं किया। उन दोनों को लगा कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया और वो जोर जोर से हंसते हुए चले गए, ब्लैक मार्केट में अमीर बनने की तैयारी करते हुए। दूसरी तरफ हमारा लड़का उस टॉक्सिक इंक स्लज में गिरा था। उसकी बॉडी बिल्कुल डिसोबीडियंट हो चुकी थी। वो अपनी एक उंगली तक हिलाने के काबिल नहीं था। क्या वो बस यहीं खत्म होने वाला था? क्या उसके पास सच में नीरो को बचाने का एक भी चांस नहीं था? लेकिन वो गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक प्रॉमिस अभी बाकी था। उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कलरिस्ट बनेगा। जैसे ही उसका होश उड़ने वाला था, उसके माइंड में एक मिस्टीरियस वॉइस गूंज उठी। वॉइस ने उससे सवाल किया कि वो वहां ऐसे गिरा क्यों है, वो कुछ कर क्यों नहीं रहा, क्या वो ऐसे ही अपनी किस्मत के आगे हार मान लेगा? उसने के से कहा कि हेजिटेट मत करो, जाओ और नीरो को बचाओ और अपने ट्रू कलर को एम्ब्रेस करो। उस पल उसे लगा जैसे उस पर एक तेज बिजली गिर गई हो। अचानक उसके आसपास का ब्लैक कलर उसकी हथेली पर इकट्ठा होने लगा, जब तक कि फाइनली वो एक वॉइड में अपनी व्हाइट मिरर इमेज के साथ खड़ा नहीं हो गया। ये क्या है? ये सब अभी क्या हो रहा है? पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आखिर वो इस वक्त है कौन? अचानक उसने नीरो की आवाज सुनी जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसके ठीक ऊपर नीरो था और उन दोनों की कलर्ड सिलुएट जिन्होंने उन पर अटैक किया था। और इस वक्त नीरो के से हेल्प के लिए रो रहा था। नीरो को बचाने का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन उसके अंदर से इंस्टेंटली इरप्ट हुआ और उसकी बॉडी से एक टेरिफाइंगली पावरफुल ब्लैक एनर्जी आसमान की तरफ निकलने लगी। वो ओरिजिनली हाईली टॉक्सिक इंक तुरंत बिना किसी निशान के वैनिश हो गई। उस एनर्जी के सेंटर से एक अनप्रेसिडेंटेडली पावरफुल ब्लैक सिलुएट निकल आई थी। वो दोनों आदमी पूरी तरह से डम्बफाउंडेड रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना टेरिफाइंग क्रीचर एग्जिस्ट भी कर सकता है। दूसरी तरफ शाइनिंग सिटी में अंडरकरेंट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके थे। किसी ने रूइंस के आगे डर के मारे बताया कि अचानक से हवा में एक इनकम्पैरेबली मैसिव हाथ आया और उसने तुरंत एक बड़े एरिया को श्रेड्स में फाड़ दिया। बी रैंक पायनियरिंग कॉर्प्स के 2 मेंबर्स बेहद अजीब तरीके से मारे गए। उनकी बॉडी के सारे कलर्स कंप्लीटली वैनिश हो चुके थे। हाई रैंकिंग लॉर्ड कलरिस्ट पर्सनली निकले और इन्वेस्टिगेट करने के लिए शैडो डिस्ट्रिक्ट आए। इस वक्त 2 कलरिस्ट रूइंड एरिया के सेंटर में थे, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए। उन्हें पता चला कि एक बड़ा म्यूटेंट बीस्ट जिसे अपीयर नहीं होना चाहिए था, सिटी में आ गया था, जो कंप्लीटली कॉमन सेंस के खिलाफ था। सिटी के अंदर म्यूटेंट बीस्ट हमेशा हार्मलेस स्मॉल स्पीसीज होते थे। एक आमतौर पर फेरोशियस लार्ज म्यूटेंट बीस्ट का अचानक से आना श्योरली अपने पीछे एक अननोन सीक्रेट छिपाए हुए था। उन्होंने म्यूटेंट बीस्ट का ट्रेल ट्रैक किया पर कंफ्यूजन में पड़ गए। पर उसी वक्त अंधेरे के एक हिस्से में के को होश आने लगा और उसका पहला रिएक्शन नीरो को पुकारना था। जब उसने देखा कि नीरो उसे सेफ एंड साउंड रिस्पॉन्ड कर रहा है, तब जाकर उसके बेचैन दिल को तसल्ली मिली। फ्रैगमेंटेड मेमोरीज का एक मैसिव अमाउंट उसके माइंड में फ्लड करने लगा और उसे अचानक रियलाइज हुआ कि उस वक्त उस टॉक्सिक इंक स्लज में उसके अंदर एक्चुअली एक कलर आ चुका था। ये कुछ ऐसा था जिसका सपना देखने की वो हिम्मत भी नहीं कर सकता था। एक पैदाइशी कलरलेस इंसान ने एक्चुअली अपनी खुद की कलर पावर अवेकन कर ली थी। आसपास का एरिया पिच ब्लैक था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर उसने नीरो से देखने में हेल्प करने को कहा। नीरो गोल घुमा और ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया। वो एक ब्राइट लाइट के साथ बाहर निकला, जिसने इंस्टेंटली उस डार्क और डेंजरस सराउंडिंग्स और वहां मौजूद मेनेसिंग क्रीचर्स को इल्यूमिनेट कर दिया। ये देखकर के की पूरी बॉडी कांप उठी। ये जगह एक्चुअली ब्लैकलैंड्स थी और स्पेसिफिकली वो ब्लैक फॉरेस्ट एरिया जहां सिर्फ बी रैंक और उससे ऊपर के पायनियर्स ही एंटर कर सकते थे। इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, काउंटलेस म्यूटेंट बीस्ट्स ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था। उसने नीरो को पकड़ा और डेस्परेटली भागते हुए एक के बाद एक अटैक्स को नैरोली डॉज करने लगा। वो सारे म्यूटेंट क्रीचर्स उनका पीछा कर रहे थे। बच निकलने के लिए उसे डिफिकल्ट टेरेन पर चढ़ना पड़ा और नीरो के साथ एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक स्प्रिंट लगानी पड़ी। और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि उसकी बॉडी में सीमिंगली अर्थ शेकिंग चेंजेस आ चुके थे। इतनी देर भागने के बाद भी उसे थोड़ी सी भी थकान फील नहीं हो रही थी। उसके मूवमेंट्स एजाइल और स्विफ्ट हो चुके थे और उसकी पूरी बॉडी एक इनएग्जॉस्टिबल पावर से भर चुकी थी। लेकिन अचानक एक म्यूटेंट बीस्ट ने चुपके से उस पर अटैक कर दिया। वो म्यूटेंट बीस्ट फियर्सली आगे बढ़ा और उसने बुरी तरह उसके आर्म पर काट लिया। पर अनएक्सपेक्टेडली म्यूटेंट बीस्ट के दांत लिटरली टूटकर चकनाचूर हो गए, जबकि हमारे लड़के को खरोच तक नहीं आई। तुरंत ही वो म्यूटेंट क्रीचर वापस बुशेस में भाग गया। इस दौरान के समझने लगा था कि यही कलर की पावर है। पर उसी वक्त दोनों ने एक टेरिफाइंग नॉइज सुनी। पता चलता है कि एक मैसिव साइक्लॉप्स उसके सामने आ खड़ा हुआ था। इस तरह के म्यूटेंट बीस्ट सिर्फ ब्लैक फॉरेस्ट की सबसे डीप पार्ट्स में रहते थे। साइक्लॉप्स जोर से दहाड़ा और उसने अपने हाथ को हवा में ऊपर उठाया। उसने के पर एक पावरफुल स्ट्राइक की जिसने उसे दूर फेंक दिया और वो सीधा पेड़ों और रॉक से जा टकराया। साइक्लॉप्स की पावरफुल स्ट्राइक के बाद भी उसे लग रहा था कि वो ये बैटल जीत सकता है। वो कलर जिसका उसने सपना देखा था आखिरकार उसके पास आ चुका था और अब उसे और भागने की कोई जरूरत नहीं थी। सेम पावर को समन करने के लिए उसे पहले वाली फीलिंग याद करनी थी और वो ब्लैक एनर्जी एक बार फिर उसकी बॉडी के चारों तरफ एंटवाइन हो गई। इस बार वो फाइनली डटे रहने के काबिल था। जमीन पर एक फियर स्टॉर्म के साथ उसने एक्टिवली साइक्लॉप्स की तरफ चार्ज किया और सिर्फ एक पंच के साथ उसने इस फेरोशियस म्यूटेंट बीस्ट के चीथड़े उड़ा दिए। उस पंच के फोर्स ने फॉरेस्ट के एक बहुत बड़े एरिया पर असर डाला था। पावर के थ्रिल ने उसकी पूरी बॉडी को भर दिया था। वो आखिरकार अपनी खुद की डेस्टिनी कंट्रोल कर सकता था। सिर्फ एक ब्रीफ मोमेंट के लिए उसकी आंखों ने क्लियरली उस जगह के ट्रू कलर्स देख लिए थे। अचानक उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर का कलर फ्रैंटिकली कंज्यूम हो रहा है और तुरंत ही वो वापस जमीन पर गिरने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे पावर जितनी स्ट्रांग होगी कलर उतना ही फास्टर ड्रेन होगा। वो पैनिक करने लगा, इस डर से कि अगर कलर एक बार चला गया तो शायद कभी वापस नहीं आएगा। पर तभी वो मिस्टीरियस वॉइस एक बार फिर उसके माइंड में एक्सप्लोड हुई। उसने उसे टेम्प्ट करते हुए कहा कि शिकार उसके ठीक सामने पड़ा है और जब तक वो इस कलर को डिवार करेगा तब तक वो सर्वाइव कर पाएगा और स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। सबकॉन्शियसली अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की वजह से उसने अपना हाथ साइक्लॉप्स के कॉर्प्स पर रख दिया। अगले ही सेकंड साइक्लॉप्स की डेड बॉडी एक पिच ब्लैक एनर्जी में टर्न हो गई और मैडली उसकी हथेली की तरफ सर्च करने लगी। अपनी बॉडी के अंदर पावर को पोर होते हुए फील करके उसके दिल में बस एक ही थॉट बाकी था, मैं बचने वाला हूं। ब्लैकलैंड से बाहर आने के बाद केस सीधा मरी की शॉप पर गया। इस वक्त तक वो अपनी आउटफिट ऑलरेडी चेंज कर चुका था। मरी सॉफ्टली उसके पास आई उसे ग्रीट करने के लिए और पूछा कि उसे क्या चाहिए, लेकिन के ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गई। जैसे जैसे वो करीब आया वो और वरी करने लगी और रिपीटेडली उस पर चिल्लाने लगी कि और पास मत आना। अगले ही पल उसने मजाक में उसे डरा दिया और मरी के मुंह से एक पैनिक स्क्रीम निकल गई। तुम काम डाउन हो सकती हो मरी, ये मैं हूं। ये सुनकर वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई, सिसकारियां भरने लगी और उसके मुंह से एक कंप्लीट सेंटेंस तक नहीं निकल रहा था। वो जानता था कि उसका करंट रूप ऑलरेडी कंप्लीटली अनरिकग्नाइजेबल था और उसको सबसे ज्यादा जानने वाला इंसान भी उसे पहचान नहीं सकता था। मरी ने कांपते हुए उससे सवाल किया कि आखिर एग्जैक्ट हुआ क्या था। पूरी स्टोरी सुनने के बाद वो कॉन्स्टेंटली चिल्लाने लगी कि जिन्होंने उसे हर्ट किया उन्हें वो एब्सोल्युटली कभी माफ नहीं करेगी और यहां तक कि अपोनेंट का सर एक हैमर से तोड़ने की धमकी भी देने लगी। जल्द ही वो फाइनली शांत हुई और कन्फेस किया कि जब से उसे उसकी खबर मिलना बंद हुई थी वो बहुत वरी कर रही थी और उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसके साथ इतनी टेरेबल चीजें हुई होंगी। के ने उसे वरी करने पर मजबूर करने के लिए माफी मांगी। उसने उसे ये भी बताया कि वो न सिर्फ उस टॉक्सिक इंक स्लज में गिरने के बाद मरा नहीं, बल्कि उसने वहां से एक ऐसा कलर अवेकन कर लिया है जो यूनिकली उसे बिलोंग करता है। भले ही ये म्यूटेंट बीस्ट के कलर जैसा ब्लैक क्यों ना हो, पर इस पावर के साथ वो फाइनली एक कलरिस्ट बन सकता है। फिलहाल के लिए मैं डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स के एंट्रेंस असेसमेंट पर फोकस करना चाहता हूं। फॉर्चुनेटली मैं टाइम रहते वापस आ गया, लेकिन उसे एक बार फिर मरी से कुछ कपड़े और स्पेयर इक्विपमेंट बोरो करने की जरूरत थी, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो डेफिनेटली उन्हें फ्यूचर में लौटा देगा। मरी ने हेल्पलेसली आह भरी, ये कंप्लेन करते हुए कि वो फिर से यही नौटंकी कर रहा है, पर वो फिर भी नरम दिल से राजी हो गई। इसे उसके कलरिस्ट बनने के फ्यूचर करियर में एक इन्वेस्टमेंट समझकर वो उसे सामान देने के लिए ले गई। इत्तेफाक से मेरे पास तुम्हारे लिए ठीक आइटम्स हैं, ये तुम पर परफेक्टली सूट करेगा। असेसमेंट वेन्यू पर पहुंचने के बाद वहां सेंटर में लोगों का समुंदर उमड़ पड़ा था। बहुत से पार्टिसिपेंट्स नर्वस भी थे और दूसरे अपने कंपेनियंस को अलर्ट रहने की तसल्ली दे रहे थे। पार्टिसिपेंट्स का आपस में डिस्कशन चालू था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं यहाँ डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स के एंट्रेंस असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए खड़ा होऊंगा। हम बहुत आगे आ चुके थे। डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स को ज्वाइन करना हर पायनियर मेंबर का ड्रीम होता था। इस एस रैंक कॉर्प्स ने ब्लैकलैंड्स एक्सप्लोर करने में काउंटलेस अचीवमेंट्स एस्टैब्लिश की थी। उनके पास टॉप टियर कलरिस्ट थे और पूरी दुनिया उन्हें शाइनिंग सिटी की होप मानती थी। लेकिन इस साल का असेसमेंट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से भरा था और कॉम्पिटिशन एक्सेप्शनली ब्रूटल था। एक प्रेस्टिजियस कलरिस्ट फैमिली की सेकंड डॉटर, एक रिनाउंड बाउंटी हंटर और हाल ही में राइज होने वाले कई वेटरन पायनियर्स वहां आए हुए थे। फिर भी सबकी डिस्कशन का फोकस सिर्फ एक इंसान पर था, गेल ऑफ द विंड नाम का लड़का जिसे गेल बुलाया जाता था। उसका पास होना बेसिकली गारंटीड था। ऐसा कहा जाता था कि वो इतना पावरफुल है कि वो सिंगल हैंडेडली कई म्यूटेंट बीस्ट से लड़ सकता है, पर उसकी पर्सनालिटी इरिटेबल और क्रूअल थी, जिसने बहुत लोगों को ऑफेंड किया था। और सुना जाता था कि वो असेसमेंट में सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट करने आया है क्योंकि उसे उसके ओरिजिनल कॉर्प से निकाल दिया गया था। एक पर्टिकुलरली कॉकी पार्टिसिपेंट कह रहा था कि थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ वो लोग भी उसके जितने स्ट्रांग बन सकते थे। गेल ने कोल्डली अपनी नजरें भीड़ पर फेरी। उसका चेहरा डिस्डेन से भरा हुआ था। उसने वहां मौजूद लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो सब वल्नरेबल ब्रैट्स हैं जिनमें एक एस रैंक स्टैंडर्ड का नामो निशान तक नहीं है, जिसकी वजह से वो बेहद डिसअपॉइंट हुआ। गेल के लिए स्ट्रेंथ के मामले में वहां कोई भी इंसान उसके बराबर नहीं था। वहां सिर्फ एक पॉसिबल एक्सेप्शन था। उसकी नजरें भीड़ में एक जगह पर ठहरी और उसकी आंखों में इंटरेस्ट फ्लैश हुआ। सायन फैमिली की सेकंड डॉटर एली सायन, वो रूमर जीनियस पावर हाउस थी जिसे नोटिस करना गेल ठीक समझा। हालांकि लग रहा था कि गेल के उसके लिए इंटेंशंस बिल्कुल ठीक नहीं हैवी थे। वो यही सोच रहा था कि अगर कुछ हो गया तो लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। तभी पूरे वेन्यू में एक अथॉरिटेटिव वॉइस गूंज उठी और हर कोई इंस्टेंटली चुप हो गया। उन सबकी आंखों में डर थे। ये डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स का एक एस रैंक कलरिस्ट था जो पर्सनली असेसमेंट होस्ट करने आया था, जो यही दिखा रहा था कि डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स इस असेसमेंट के बारे में बहुत सीरियस थी। ऐसे किसी टॉप टियर पावर हाउस के इतने क्लोज होने का ये हमारे लड़के का भी फर्स्ट टाइम था और उसकी ऑप्रेसिव फीलिंग लिटरली सफोकेटिंग थी। एस रैंक कलरिस्ट ने बोलना शुरू किया, सभी पार्टिसिपेंट्स का स्ट्रेट फॉरवर्डली थैंक यू किया और बोला कि चाहे किसी का गोल पैसा, पावर, ऑनर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्यों ना हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स सिर्फ टैलेंट की वैल्यू करती थी, सिर्फ उन पावर हाउसेस को रिक्रूट करती थी जो ब्लैकलैंड्स में कदम रखकर ह्यूमन टेरिटरी को वापस ला सके और वीक लोगों के लिए वहां खड़े होने की भी जगह नहीं थी। असेसमेंट का पहला टेस्ट पायनियर्स के लिए अरीना बैटल था। कॉम्बैट एबिलिटी ही सब कुछ था। सिटी के बाहर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता था, जहां कमजोर सबसे पहले मारे जाते थे और अरीना खुद को प्रूव करने का एक अकेला स्टेज था। टीम अरीना में परफॉर्मेंस की बेस पर नेक्स्ट राउंड के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती। तुरंत ही गेल का नंबर निकल कर आया। इस बात ने बहुत से पार्टिसिपेंट्स को सरप्राइज कर दिया, ये देखकर कि शुरुआत में ही एक पावर हाउस फाइट करने वाला था। लेकिन गेल के चेहरे पर एक एरोगेंट लुक था और वो कहने लगा कि अब उसे फाइनली कुछ फन करने को मिलेगा क्योंकि वो बहुत टाइम से इंतहा का बोर हो चुका था। लेकिन अपने ओपोनेंट को देखकर वो बहुत कंफ्यूज हुआ। पता चलता है कि उसके सामने डिस्गाइज में खड़ा ओपोनेंट और कोई नहीं, हमारा एमसीके ही था। सबकी आंखों में उसका फिगर बहुत फ्रेल, उसका पॉस्चर बिजार और वो कुछ ज्यादा ही वीक लग रहा था। गेल ने इस बात का मजाक उड़ाया। अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा भी रिस्ट्रेन ना करने का प्लान करते हुए वो इस बैटल को एक ही स्ट्राइक में खत्म करना चाहता था।
उसने अपनी पावर सर्कुलेट की और उसकी बॉडी के इर्द गिर्द शार्प विंड ब्लेड्स आ गई। इस छोटी उम्र में उसने पहले ही इस मूव को परफेक्टली मास्टर कर लिया था, जो उसके रिकॉग्नाइज्ड जीनियस होने का असली सबूत था। क्या तुम रेडी हो? अगर तुम इसे ब्लॉक नहीं कर पाए तो तुम मेरे अटैक से श्रेड्स में फट जाओगे। गेल ने अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक लॉन्च किया। चेहरे पर एक मेनेसिंग लुक के साथ सीधा के की गर्दन पर एम किया, पर अगले ही इंस्टेंट में के का मुक्का सीधा गेल के चेहरे पर लगा, जिसने उसे वॉल की तरफ क्रैश करते हुए अरीना से कंप्लीटली आउट ऑफ बाउंड्स फेंक दिया। ये नजारा देखकर पूरी ऑडियंस के मुंह खुले के खुले रह गए थे। जैसे ही गेल के क्रैश का धूल उड़ना बंद हुआ, हर कोई इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसे हराने में बस एक ही हिट का टाइम लगा था। दूसरी तरफ के बस प्लेनली स्टार्टल था गेल की सडन एक्सेलरेशन पर। इस मोमेंट पर उसके हुड ने उसके बालों का कलर रिवील कर दिया था। ऑडियंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी उसका कलर ब्लैक देखकर। ये म्यूटेंट बीस्ट्स का यूनिक कलर था। ह्यूमंस ब्लैक पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते थे? गेल एक ही सिंगल स्ट्राइक में मारा गया। क्या ये ब्लैक कलर की पावर की वजह से था? हालांकि उनके रिएक्शंस ने सिर्फ के को कंफ्यूज कर दिया, जिससे वो सोचने लगा कि क्या उसने कोई मिस्टेक कर दी है। अब तक वो अपने सेकंड अपोनेंट को वेलकम कर चुका था। मैंने तुम्हें पीछे रहने को कहा था, दूर रहो मुझसे। अपोनेंट हिस्टेरिकली चिल्लाया, पर के फिर भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा। उसके अटैक्स के की बॉडी पर बिना किसी असर के लैंड हो रहे थे। उसके फिस्ट के एक फ्लैश के साथ रेफरी ने अनाउंस किया, कंटेस्टेंट नंबर 286 जीत गया। कंटेस्टेंट नंबर 286 अपनी थर्ड बैटल जीत गया। कंटेस्टेंट नंबर 286 एक बार फिर अपनी फोर्थ बैटल जीत गया। हमारा लड़का अरीना के सेंटर में खड़ा था, जबकि कलरिस्ट्स ने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया था। वो सभी उसके पोटेंशियल पर मावल कर रहे थे और कह रहे थे कि वो उन न्यूमरस पार्टिसिपेंट्स के बीच सबसे अलग दिख रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पहला इंसान था जिसे उन्होंने ब्लैक कलर पोजेस करते हुए देखा था। तभी प्लेटफॉर्म पर एक आवाज गूंजी, आज का दिन तुम्हारे लिए टफ रहा होगा, है ना? ये नया आने वाला एक्चुअली टीम कलरिस्ट रेड था, शाइनिंग सिटी के टॉप पावर हाउसेज में से एक। असेसिंग टीचर्स ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, और उसने लाइटली बस इतना कहा कि वो वहां से गुजर रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि जिस मैटर की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो कैसा चल रहा है। कलरिस्ट रेड ने वेगली रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि टेम्पररीली कोई क्लूज नहीं है। फिर उसने टॉपिक चेंज किया, क्या इस साल के असेसमेंट में ध्यान देने लायक कोई पार्टिसिपेंट्स हैं? जजेस ने उसे बताया कि इस बार न सिर्फ सायन फैमिली की सेकंड डॉटर है, बल्कि एक यूनिक डार्क हॉर्स भी है। क्या ये वो पार्टिसिपेंट है जिसके पास ब्लैक कलर है? उसने फर्स्ट राउंड में अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ पॉपुलर फेवरेट को हरा दिया और इस रेट से एडमिशन लगभग पक्का है। टीम लीडर, क्या ये बच्चा वही? कलरिस्ट रेड की आंखें डार्क हो गईं और टैसिट एग्रीमेंट में सिर हिलाते हुए बोला, एक नया कलर ठीक उसी वक्त अपीयर हुआ जब वो बिजार इंसिडेंट हुआ। ये बिल्कुल भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। फिलहाल के लिए वेट करके देखते हैं। दूसरी तरफ के ने अपनी मुट्ठियां कसी और सोचा ये पावर सच में अनबिलीवेबल थी। इसके साथ मैं आखिरकार एक पायनियर बन सकता था। पर उसने इसे हल्के में लेने की हिम्मत भी नहीं की और उसे कॉशियस रहना था। पिछली बार क्योंकि उसने बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर दी थी तो कलर अचानक से डिसअपीयर हो गया था। अगर उसने वो गलती रिपीट की तो वो टोटली एंड तक नहीं टिक पाएगा। तभी अरीना में एक जाइगेंटिक आइस ब्लास्ट फॉर्म हुआ। कंटेस्टेंट नंबर 17 जीत गई। ये प्रिसाइसली सायन फैमिली की सेकंड डॉटर थी। सारे एसेसर्स ने प्रेज किया कि सायन फैमिली सच में अपनी रेपुटेशन पर खरी उतरी है। उनकी स्ट्रेंथ इतनी फॉर्मिडेबल थी कि ये शॉकिंग था। वो इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? जैसे ही वो हमारे लड़के के पास से गुजरी, उसने स्पेशली के की तरफ एक नजर डाली, जिसने उसे कंफ्यूज कर दिया और वो वहां से चली गई। जल्द ही असेसमेंट का फर्स्ट राउंड ऑफिशियली खत्म हो गया। येलो कलरिस्ट ने अनाउंस किया कि लूजर्स को वेन्यू छोड़ देना चाहिए और बाकी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स डायरेक्टली सेकंड राउंड के असेसमेंट में एंटर करेंगे। इसी पल एक हाथ ने येलो कलरिस्ट के शोल्डर को थपथपाया। सेकंड राउंड के असेसमेंट के लिए मैं पर्सनली इस मैटर का चार्ज लूंगा। भीड़ इंस्टेंटली केओस में एक्सप्लोड हो गई और हर किसी के चेहरे पर डिस्पेयर दिखने लगा, क्योंकि ये कलरिस्ट रेड था। वो शाइनिंग सिटी के सबसे पावरफुल कलरिस्ट में से एक था, जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लैक लैंड्स रिकवरी बैटल्स में पार्टिसिपेट किया था और उसकी पावर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव थी। यहां तक कि उसके एलाइज भी आसानी से उसके साथ काम करने की हिम्मत नहीं करते थे। यहां तक कि उसके कंपेनियंस ने भी उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम बिना ऑथराइजेशन के असेसमेंट कंटेंट को ऑल्टर करोगे तो कमांडर को पता चलने पर वो डेफिनेटली तुम्हें सिवियर पनिशमेंट देंगी। पर कलरिस्ट रेड को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। असेसमेंट बहुत सिंपल है, तुम्हें बस उतनी देर तक इंड्योर करना है जितनी देर तुम कर सकते हो। जैसे ही उसकी आवाज रुकी, पूरे वेन्यू में स्कॉचिंग हीट की वेव्स फैलने लगी। बहुत से पार्टिसिपेंट्स को रेड हीट के बैरियर्स में कैद कर दिया गया। ये सिर्फ एक ऐसे एनवायरनमेंट की रेप्लिकेशन है जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया था, जहां टेम्परेचर बिल्कुल ऐसा ही था। ब्लैक लैंड्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से भरे हुए हैं। उनके कंपेयर में ये तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब तक कोई इस हाई टेम्परेचर को ब्लॉक कर सकता था वो पास हो जाएगा, पर अगर वो फेल हो गए तो ये प्रूव हो जाएगा कि उनमें शुरुआत से ही ब्लैक लैंड्स को फेस करने की क्वालिफिकेशन नहीं थी। ये हाई टेम्परेचर को वहां फंसे हर किसी के लिए एक पर्गेटरी, नरक जैसा था। इसे सिंपल कहते हैं। आखिर ब्लैक लैंड्स कैसी टेरिफाइंग जगह होगी? रूमर्स कहती थी कि वो आजकल स्लैक ऑफ कर रहा है और ट्रेनिंग नहीं कर रहा, पर अब इससे देखकर लगता है कि रूमर्स अनरिलायबल थे। ये बंदा अभी भी उतना ही स्ट्रांग है। इस लेवल का कंट्रोल टेरिफाइंगली स्ट्रांग था। वो सच में उस इंसान की रेपुटेशन पर खरा उतरा जो कभी पिनिकल पर खड़ा था। पर ठीक तभी वहां एक स्फीयर था जो ब्लू एनर्जी के साथ क्रैक होने लगा था। सायन फैमिली की सेकंड डॉटर ने बैरियर को ऑलरेडी शैटर कर दिया था। कलरिस्ट रेड को लगा कि वो बुरी नहीं है। उसकी सायन फैमिली की पावर परफेक्टली उसके अटैक को काउंटर कर रही थी, तभी उसे एक जीनियस कहा जाता था। इसी दौरान कलरिस्ट रेड ने अपना अटेंशन के की तरफ शिफ्ट किया। वो इंप्रेस था कि के इतनी देर तक टिक गया, पर उसे लगा कि उसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी क्योंकि के ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हमारा लड़का ऑलरेडी पैनिक कर रहा था। उसने पहले ही बहुत ज्यादा कलर यूज कर लिया था। वो जितनी देर तक होल्ड करेगा उसका कलर उतनी ही फास्ट ड्रेन होगा। यहां तक कि इस पॉइंट पर वो लीक भी हो रहा था। अगर उसने सबके सामने अपना कलर लूज कर दिया और अपना सीक्रेट एक्सपोज कर दिया तो वहां मौजूद सारे कलरिस्ट डेफिनेटली इंस्टेंटली एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर देंगे।
के हाथ पर हाथ धरे मौत का वेट नहीं कर सकता था। उसे अब्जॉर्ब करने के लिए पावर ढूंढनी थी, बिल्कुल पिछली बार की तरह। उसकी आंखें सीधा अपने सामने वाले हाई टेम्परेचर बैरियर पर लॉक हो गईं। सोचा जाए तो ये बैरियर खुद एक कलर एबिलिटी थी, शायद वो इससे भी अब्जॉर्ब कर सकता था। हालांकि उसे सच में अपनी अब्जॉर्प्शन एबिलिटी की लिमिट नहीं पता थी, पर इस वक्त उसके पास हेजिटेट करने का टाइम नहीं था। अगले ही सेकंड उस बैरियर की पावर को के ने एक्चुअली मैडली अब्जॉर्ब कर लिया, और यहां तक कि बाकी पार्टिसिपेंट्स के बैरियर्स भी डिसिपेट हो गए। पता चला कि के पूरे वेन्यू के सारे बैरियर्स को अब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गया था। वो कलर और फ्लेम्स उसके अंदर कन्वर्ज होने लगे और ब्लैक कलर में बदल गए। यहां तक कि कलरिस्ट रेड की आंखों में भी इंटेंस डिलाइट झलक उठी। एक मैडमैन आ गया है, लगता है इस बार हमें सच में एक अच्छा सीडलिंग मिल गया है। उस पल वहां फाइनली साइलेंस छा गया और के का दिल इंस्टेंटली बैठ गया, ये सोचकर कि सिचुएशन अब खराब थी। डैम इट, मैं कुछ ज्यादा ही स्टैंड आउट हो गया। उस वक्त सयान फैमिली की सेकंड डॉटर डाउट फील कर रही थी। ये एग्जाम उसके लिए कोई सिंपल टेस्ट नहीं था, बल्कि खुद को प्रूव करने का अकेला चांस था। पर एग्जाम के क्रिटिकल मोमेंट पर उसकी आंखों के सामने ब्लैक कलर का एक अजीब सा धब्बा अपीयर हुआ। क्या ये सच में एक ऐसा कलर था जो कोई नॉर्मल कलरिस्ट पोजेस कर सकता था? एली सयान ये देखकर एंग्शियस फील किए बिना नहीं रह सकी। उसका लॉन्ग स्टैंडिंग गोल अपनी फैमिली में सबसे स्ट्रांग पर्सन बनना था, इसलिए वो किसी से भी हार नहीं सकती थी। और उससे भी कम वो इस एग्जाम में हुई एक मिस्टेक की वजह से अपनी सिस्टर को एंगर करना चाहती थी। पर उसके सामने खड़ा के उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रांग था। यहां तक कि अगर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी लगा दे, तब भी उसके पास के को हराने की स्लाइट सर्टेनिटी भी नहीं थी। उसे के से एक इनडिस्क्राइबेबल पावर निकलती हुई फील हो रही थी, पर उसे प्रॉपर्ली नहीं पता था कि वो आखिर क्या थी। उसने खुद को ओवर थिंकिंग करने से फोर्स करके रोका। उसने कसम खाई कि आगे से ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। पर ठीक तभी कलरिस्ट रेड ने के शोल्डर पर अपना हाथ रखा। क्या अभी वो ब्लैक पावर थी? तुमने एक इंस्टेंट में आसपास के सारे कलर्स सक कर लिए। मैं काफी क्यूरियस पर्सन हूं, मुझे अपनी एबिलिटीज के बारे में और बताओ। ये सुनकर के ने अब्रप्टली उसे याद दिलाया कि एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ था। पर कलरिस्ट रेड ने कामली रिप्लाई किया, टेंशन मत लो, मैं ऑलरेडी कंफर्म कर चुका हूं कि तुम एग्जाम पास कर चुके हो। कि इंस्टेंटली स्टन रह गया, अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या मैं सच में एक पायनियर बन गया? कलरिस्ट रेड ने अपना सिर घुमाकर हाई प्लेटफॉर्म पर खड़े येलो कलरिस्ट को देखा। बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूं। सब लोग अटेंशन पे करो। एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के कारण एग्जाम को फोर्स करके इंटरप्ट करना पड़ा था। अब हम कंटिन्यू करेंगे। नंबर 17 जिसने बैरियर ब्रेक किया था, उसे छोड़कर बाकी सभी को एक मेकअप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होगा। बस वैसे ही सबकी एनवियस गेजेस के बीच के एग्जाम वेन्यू से बाहर चला गया। तुरंत बाद उसे एक दूसरी जगह पर ले जाया गया और रेड ने पर्पल से कार में उनका वेट करने को कहा। पर अगले ही सेकंड के दिल में एक कंप्लीट शॉक सर्ज कर गया। वो लोग उस इंक फैक्ट्री में पहुंच गए थे जहां वो इंक वेस्ट में गिरा था, पर अब ये एक पाइल ऑफ रूइंस बन चुकी थी। ये कुछ टाइम पहले ही हुआ है। और तो और दो पायनियर्स ने अपने खुद के कलर्स खो दिए। ये भी पहली बार था जब उसने ऐसी सिचुएशन देखी थी। कहा जाता था कि आई विटनेसेस ने उस वक्त एक मैसिव ब्लैक मॉन्स्टर को देखा था। कुछ ही टाइम बाद एक अनप्रेसिडेंटेड ब्लैक कलर अपीयर हुआ। एक ऐसी एबिलिटी जो दूसरों के कलर्स को अब्सॉर्ब कर सकती थी, एक ब्रांड न्यू एबिलिटी। के को समझ आ गया कि कलरिस्ट रेड शुरुआत से ही सब फिगर आउट कर चुका था, पर उसे इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कलरिस्ट के बीच के एक हीरो से बचकर निकल पाएगा। अचानक कलरिस्ट रेड जोर से हंसने लगा। मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, पर तुम्हारे रिएक्शन ने इसे जरा भी फन नहीं रहने दिया। उसने फ्रैंकली एडमिट किया कि उसका जॉब इस इंसिडेंट के कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज को इन्वेस्टिगेट करना था। पर मिशन के कंपेयर में वो के की एबिलिटीज और उसके कलर में ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसने के को बताया कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सारे कलर्स बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हो सकते थे, पर उसकी एबिलिटी ने इस आयरन रूल को ब्रेक कर दिया था। एग्जाम के दौरान उसकी परफॉर्मेंस से जज करते हुए वो ऑब्वियसली अपनी पावर को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि के कुछ कह पाता, रेड ने उसे अपनी एबिलिटी उस पर यूज करने को कहा, क्योंकि वो उसकी पावर की लिमिट और प्रिंसिपल देखना चाहता था। चलो मेरा कलर अब्सॉर्ब करने का ट्राई करो। हमारा लड़का इतना डर गया था कि उसने रिपीटेडली मना कर दिया। ये बहुत ज्यादा डेंजरस था। पर रेड ने डिसडेनफुली एक्सप्रेस किया कि वो उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। यहां तक कि एक कमांडिंग टोन में उसे चुप रहने और जो बोला गया है वो करने को ऑर्डर किया। कलरिस्ट रेड अपने मन में सोचने लगा। ब्लैक कलर ब्लैक लैंड्स को रिप्रेजेंट करता था, जो इनडिस्क्रिमिनेटली हर चीज को डिवार करने की पावर दिखाता था। वो इस पावर को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दे सकता था। ये अकेली ही शाइनिंग सिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी। हालांकि लोग अभी अवेयर नहीं है, पर ह्यूमनॉइड म्यूटेंट बीस्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कलरिस्ट रेड इस बात को लेकर वरी कर रहा था कि जब के उन क्रीचर्स को फेस करेगा तब क्या होगा, और उसके साथ ही वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहते हुए अगर आगे की प्रॉब्लम्स को खत्म करना पड़ा तो वो के को एलिमिनेट करने में भी हेजिटेट नहीं करेगा। के ने अपने दांत पीसे और अग्री कर लिया, उससे याद दिलाते हुए कि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे ब्लेम मत करना। पर जिस पल वो एबिलिटी एक्टिवेट हुई, स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। उसकी रेड कलर उसके अंदर सर्ज होने लगी। अचानक एक सिवियर पेन उसकी पूरी बॉडी में फैल गया, जैसे उसकी ब्लड वेसल्स में वाइल्डली उबलता हुआ मैग्मा बह रहा हो। वो कंप्लीटली इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वो क्लियरली फील कर सकता था कि ये कलरिस्ट रेड की ओवरवेलमिंग पावर थी। इस वक्त कलरिस्ट रेड को समझ आ गया कि वो ब्लैक कलर बिना रुके अब्सॉर्ब कर रहा था, जैसे कि वो स्टाव हो। पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग कलरिस्ट शायद इस अब्सॉर्प्शन को रेजिस्ट कर सकें, पर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए के ऑलरेडी एक एक्सट्रीमली डेंजरस एग्जिस्टेंस बन चुका था। मोर ओवर जो पावर उसने एग्जाम में शो की थी वो तो बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग थी। वो जानना चाहता था कि अब्सॉर्ब किया हुआ कलर कैसे यूज होगा। अचानक एक चेंज आना शुरू हुआ और वो ब्लैक कलर उस रेड पावर के साथ मिक्स हो गया। ब्लैक और रेड एनर्जी का एक सर्ज एक्सप्लोड हुआ और कलरिस्ट रेड सिर्फ पीछे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर पा रहा था। इस मोमेंट पर वो ब्लैक और रेड कलर के की बॉडी के चारों तरफ फॉर्म होने लगा। कलरिस्ट रेड ने एडमिट किया कि अगर उसे के बारे में नहीं पता होता तो उसे सच में लगता कि ये बस एक म्यूटेंट बीस्ट है। अब उसे और भी ज्यादा सर्टेनिटी हो गई थी कि कलर वैनिशिंग और उस रैम्पेजिंग मॉन्स्टर इंसिडेंट के पीछे का कल्प्रिट वही था। उसे लगा कि इससे पहले कि के पागल हो जाए उसे सबड्यू कर लेना चाहिए।
अपने पाम्स में एक फियर्स अटैक प्रिपेयर करते हुए। पर उसी पल उसने रियलाइज किया कि के इंटरनली स्ट्रगल कर रहा था। के माइंड में काउंटलेस आवाजें स्क्रीम कर रही थीं। हालांकि उसे काम रहना था। इस टेरिफाइंग पावर द्वारा कंप्लीटली स्वॉलो होने से पहले उसे इस सब को रोकना था। इवेंचुअली वो फाइनली एक बार फिर अपनी कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल लेने में कामयाब हो गया और वो ब्लैक और रेड कलर एक ब्लास्ट के साथ डिसिपेट हो गया। रेड के चेहरे पे भी सरप्राइज का लुक था। उसने ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़का इस पावर को सप्रेस कर लेगा। मुझे लगा जैसे मैं अभी लगभग मर ही गया था, पर मैं बर्सर्क कैसे हो सकता हूँ, वो भी एक कलरिस्ट के सामने। मुझे जल्द से जल्द अपनी खुद की पावर को भी फिगर आउट करना होगा, के ने सोचा। रेड ने उसकी तरफ देखा, उसे बहुत इंटरेस्टिंग मानते हुए कि उसने एक्चुअली ऐसा रिस्क लेने की हिम्मत की। गुड, टेस्ट के लिए इतना ही काफी है। तभी रेड ने अचानक अपना ट्यून चेंज किया। उसने के को बताया कि उसका मिशन उस एक्सीडेंट के परपेट्रेटर को ढूंढना और उन्हें पनिश करना था, और के ही उसका नंबर 1 सस्पेक्ट था। अब जबकि उसकी एबिलिटी और ब्लैक कलर एक्सपोज हो चुके थे, काउंटलेस लोग उस पर शक करेंगे। जो मैसिव डिस्ट्रक्शन उसने की थी, उसे कॉम्पेंसेट करना उसकी बस की बात नहीं थी। एक बार जब उसने हायर अप्स को गुस्सा दिला दिया, तो उसे सिर्फ निकाल दिया जाएगा या फिर पकड़कर एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह स्टडी किया जाएगा। हमारा लड़का इंस्टेंटली डिस्पेयर में चला गया। इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और ऊपर से वो तो बस एक विक्टिम था। खैर, अगर तुम मेरे अंडर आते हो तो शायद मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ, ये सुनकर के इंस्टेंटली एग्री कर गया। हालांकि उसकी हेल्प फ्री नहीं थी और बदले में उसे कुछ फेवर्स चाहिए थे, पर एक एक्सपेरिमेंटल लैब रैट बनने के कंपेयर में वो किसी भी प्राइस पर ये सब एक्सेप्ट करने को रेडी था। रेड ने ये सुना और एक डिमोनिक स्माइल रिवील की। ऐसा है क्या, कुछ भी करने को तैयार हो। कलरिस्ट रेड ने उसे एक एक्सप्लोरेशन में ज्वाइन होने का चांस ऑफर किया, ये क्लेम करते हुए कि उसे के की इस न्यू फाउंड पावर की हेल्प चाहिए होगी। के का चेहरा कंफ्यूजन से भरा था। रेड ने स्माइल की और उसे कंफर्ट किया, बोलते हुए कि नर्वस मत हो, वो इस ऑपरेशन में अकेला नहीं होगा और बाकी रुकीज भी साथ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन जल्द ही ऑफिशियली इस एक्सपीडिशन की न्यूज अनाउंस करेगी। स्पेसिफिक मिशन डिटेल्स की जहां तक बात थी, उसने सिर्फ इतना कहा कि टाइम पर असेंबली पॉइंट पहुंच जाना, और कहा कि जब वक्त आएगा तो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस वक्त ब्लैकलैंड्स की गहराई में एक व्हीकल जमीन पर दौड़ रहा था। उस व्हीकल के अंदर के बैठा था, जो कंप्लीटली शॉक्ड था क्योंकि वो पहले कभी ब्लैकलैंड्स में इतनी आगे तक नहीं गया था। ये सच में ऐसा फील हो रहा था जैसे ये पायनियर के तौर पर उसका पहला कदम था। जैसे ही वो अपने कॉम्प्लेक्स इमोशंस में इमर्स था, एक आवाज ने उसे पुकारा। ये गेल था, जिसने उसे स्टर्नली डांटते हुए कहा कि इधर उधर घूमना बंद करे और शांति से बैठ जाए। हमारे लड़के ने फाइनली एक रियल पायनियर बनने की अपनी विश पूरी कर ली थी, पर इस ग्रुप के लोगों के साथ सेम टीम में असाइन होने के बारे में सोचकर उसे अभी भी इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था। फ्लैशबैक में सोचें तो ये दोनों के आने से पहले ही वहां थे। सारी चेंजेस कलरिस्ट रेड के सडन इंटरवेंशन के साथ शुरू हुए थे। उसने सभी एग्जामिनीज को एक सेकंड चांस दिया, और बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने अपना टैलेंट शो ऑफ करने के लिए इसका फायदा उठाया। रुकीज में टॉप स्कोरर एली ने भी प्रोएक्टिवली इस टाइम कलरिस्ट रेड की टीम ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था। गेल अभी भी डिस्प्लेजर से भरा था, के को देखकर अपने दांत पीसते हुए इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो के जैसे रुकी से हार गया। उसने क्लेम किया कि वो एक सेकंड के लिए ऑफ गार्ड पकड़ा गया था, और अब वो दोबारा कभी के को लकी नहीं होने देगा। उसने तो ये टफ टॉक भी दी कि अगर लेडी लेवियन ने उसे नहीं रोका होता तो वो कब का के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। एली ने साइड से गेल को कहा कि इस टॉपिक को ड्रॉप कर दे, वैसे भी तुम दोबारा नॉकड आउट ही हो जाओगे। कॉन्फिडेंटली एली ने क्लेम किया कि गेल के को हैंडल नहीं कर पाएगा। के को सबसे पहले मैं चैलेंज करूंगी। ये सुनकर के वहीं पर स्टन रह गया। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसने कब इस ड्यूल के लिए हाँ की। क्योंकि तुम ऑलरेडी हार चुके हो गेल, तो अपना मुंह बंद रखो और अपनी बारी का वेट करो। उस पल टीम का एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली इंटेंस था। के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि ये एक्सपीडिशन ट्रबल से भरी होने वाली है। वो लोग जल्द ही पायनियर आउटपोस्ट पर पहुंच गए। डॉन से पहले आउटपोस्ट कैसा दिखता है, ये के पहली बार देख रहा था। पास्ट में जब वो ब्लैकलैंड्स में एंटर करता था तो वो हमेशा अकेला होता था, और उसने कभी एस रैंक पायनियरिंग कॉर्प्स का इतना मैसिव सप्लाई स्केल नहीं देखा था। ठीक इसी पल किसी की फिंगर ने जेंटली उसके फेस पर पोक किया। उसने पलट कर देखा, और ये एक्चुअली मारी थी। वो सरप्राइज्ड और डिलाइटेड दोनों था। उसने स्माइल किया। तुम्हारे पहले मिशन पर मैं एब्सेंट कैसे हो सकती हूँ, और वो अपने साथ नीरो को भी ले आई थी। के ने नीरो की टेक केयर करने के लिए जल्दी से उसे थैंक यू कहा। मोरओवर वो सक्सेसफुली डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स ज्वाइन कर चुकी थी और इस एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। उसे पक्का यकीन था कि ये एक इनक्रेडिबली प्रेशियस एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक इसी वक्त असेंबली कमांड सडनली गूंजी। प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग ब्लैकलैंड्स में एंटर करने वाले थे। के ने रिलक्टेंटली फिलहाल के लिए नीरो को मारी के हवाले कर दिया। मारी ने स्माइल करके के को गुड बाय वेव किया, उसे रिमाइंड करते हुए कि कोई रेकलेस हरकत मत करना। उसने सॉफ्टली नीरो को कंफर्ट किया कि वो सैड ना हो, पर अगले ही सेकंड नीरो अब्रप्टली बाहर कूद गया, और फिर नीरो एक्चुअली सीधा के की शैडो के अंदर कूद चुका था। मारी कंप्लीटली शॉक्ड और पैनिक्ड थी। उसने के को आवाज लगाने का ट्राई किया, हालांकि हमारा लड़का कलरिस्ट की भीड़ में पहले ही बहुत आगे जा चुका था। दूसरी साइड पर ऑरेंज कलरिस्ट अरांसिया ने लाउडली इमीडिएट डिपार्चर अनाउंस किया, रिपीटेडली इस बात पर एम्फसाइज करते हुए कि सबकी सेफ्टी मिशन से ऊपर है। उसने सीरियसली सबको इन्फॉर्म किया कि स्काउट्स ने एरिया 21 में एक्सट्रीमली डेंजरस अनआइडेंटिफाइड क्रीचर्स के एग्जिस्ट करने की रिपोर्ट दी है, और वहां एक ए रैंक क्रीचर का कॉप्स भी मिला था। तभी पीछे से एक पैनिक रिपोर्ट आई। कलरिस्ट रेड बिना किसी ऑथराइजेशन के इनएक्सपीरियंस रुकीज के एक ग्रुप को लेकर मेन फोर्स से अलग चला गया है। कमांडर एंग्री और एंग्शियस दोनों थी। उसने हेल्पलेसली कंप्लेन की कि कलरिस्ट रेड जो चाहे वही करता है, और वो सिर्फ मन ही मन साइलेंटली प्रे कर सकती थी, ये होप करते हुए कि वो सारे रुकीज को सही सलामत वापस ले आए। इस वक्त तक हमारा लड़का और उसकी टीम ब्लैकलैंड्स की गहराई में काफी अंदर जा चुके थे। आसपास सब पिच ब्लैक था, इतना डार्क कि तुम अपने सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकते थे। एली ने नर्वसली कलरिस्ट रेड से पूछा कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए, इस डर से कि उन्हें डेंजर एनकाउंटर करना पड़ेगा। कलरिस्ट रेड ने कामली रिस्पॉन्ड किया कि उनकी डेस्टिनेशन मेन फोर्स से फंडामेंटली कंप्लीटली अलग थी।
अपने आसपास गेल और एली को देखकर के का दिल कंफ्यूजन से भरा था। उसने उनसे पूछा कि वो लोग यहाँ क्यों हैं। उसने ओरिजिनली यही सोचा था कि कलरिस्ट रेड का उसे अकेले ले जाकर एक्ट करने का प्लान है। गेल ने इमीडिएटली डिक्लेयर कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर के को आगे नहीं निकलने देगा, जबकि एली ने भी फ्रैंकली बोल दिया कि कलरिस्ट रेड कभी लोगों को ट्रेन नहीं करता और वो के को अकेले ऐसी अपॉर्चुनिटी एंजॉय करने नहीं दे सकती। तब जाकर कलरिस्ट रेड ने एक्सप्लेन किया कि वो उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करने वाला था। हालांकि उसके आसपास होते हुए एब्सोल्युटली कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो भी इस टीम का एक मेंबर था। फिर उसने कुछ और नहीं कहा और उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद उनका एनकाउंटर म्यूटेंट बीस्ट्स के साथ हो गया। वो सभी उन पर अटैक करने की तैयारी कर चुके थे और सबने इमीडिएटली डिस्पर्स होकर म्यूटेंट बीस्ट्स के साथ फियर्स कॉम्बैट शुरू कर दिया। एक्चुअल कॉम्बैट में एली ने फाइनली ब्लैकलैंड्स के हॉरर का रियल एक्सपीरियंस किया। यहाँ की ऑपरेशन की सेंस लगभग उसकी सांसें रोक रही थी, जो उसकी पास्ट ट्रेनिंग से कंप्लीटली डिफरेंट थी। उसे क्लियरली रियलाइज हुआ कि उसे अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखना होगा, वरना वो बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाएगी। उसे पता था कि उसे स्मार्टर मूव करना होगा और 2 स्टेप्स आगे का सोचना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो के से हारना नहीं चाहती थी। इस फियर्स बैटल के दौरान एली को अचानक रियलाइज हुआ कि कुछ गलत है और वो के से पूछे बिना नहीं रह पाई। तुम कभी स्पॉइट का यूज क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि पिछले एग्जाम के दौरान भी तुमने वो कभी यूज नहीं किया। ये सुनकर के थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया और उसने फ्रैंकली एडमिट किया कि उसके पास स्पॉइट था ही नहीं। वो चीज एक्सपेंसिव थी और क्योंकि वो इसके बिना भी बैटल्स हैंडल कर सकता था, तो उसने कभी इसका यूज नहीं किया। ये वर्ड सुनकर गेल का चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। सभी पायनियर्स के लिए स्पॉइट एक स्टैंडर्ड वेपन था। कलरिस्ट इसमें अपना कलर इंजेक्ट करते थे और तब जाकर वो मॉन्स्टर्स को एक्सपेल कर सकते थे। ये तो बेसिक कॉमन सेंस था। गेल को रियलाइज हुआ कि के को एक वेपन की जरूरत ही नहीं थी, कि वो सिर्फ अपने बेयर हैंड से ही म्यूटेंट बीस्ट को हरा सकता था। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ लगातार कांप रहा था, ये सोचकर कि वो एक्चुअली एक ऐसे बंदे से हार गया जिसने बेसिक वेपन्स तक यूज नहीं किए। अपने दिल में शर्म और गुस्सा दोनों फील करते हुए उसने कसम खाई कि एक दिन वो पर्सनली के को हराकर इस ह्यूमिलिएशन को धो डालेगा। कलरिस्ट रेड ने डीपली स्टिमुलेटेड गेल और एली की तरफ देखा। लगता है दोनों जीनियसेस की फाइटिंग स्पिरिट्स अराउज हो चुकी हैं। अब से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। उसने उन सबको बताया कि उनकी डेस्टिनेशन पास में ही है और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा और एफर्ट डालने को कहा, और बताया कि उसके बाद वो सब एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। इस वक्त तक जमीन पहले से ही डिफीटेड म्यूटेंट बीस्ट से भरी हुई थी। चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, ये तो बस शुरुआत है, इसलिए सब लोग केयरफुल रहना। हम 10 मिनट के लिए रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली है कि अपना सिर घुमाकर देखने से खुद को रोक नहीं पाया और अचानक वो कंप्लीटली स्टन रह गया। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि पर्सनल इंक थी, एक प्रेशियस सप्लाई जिसे रिफाइन किया जाता है ताकि कलरिस्ट जल्दी से अपनी पावर रिकवर कर सके। हर पायनियर के लिए एक एसेंशियल आइटम। ये सब उनके एक्सक्लूसिव कलर से परफेक्टली मैच करने के लिए कस्टम मेड होती थी और बिल्कुल प्राइसलेस थी। और फिर भी के सामने बैठे ये लोग इसे नॉर्मल पानी की तरह पी रहे थे, ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कुछ अजीब हो ही ना। हमारे लड़के को थोड़ी जेलसी फील हुई, पर उसने माइंड नहीं किया क्योंकि वैसे भी उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। के तुम क्या कर रहे हो? तभी के जमीन पर पड़े म्यूटेंट बीस्ट्स की रेजिडुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगा। देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी में एक अबंडेंट पावर सर्ज कर गई। उसे तुरंत फील हुआ कि उसकी कंडीशन फुल हो चुकी है और वो कंप्लीटली रिकवर हो गया है। क्या तुम सच में ठीक हो? एली ने पूछा। मैं ठीक हूं, टेंशन मत लो, मैं ये पहले भी कई बार कर चुका हूं। पर एली ने और जोर दिया, तुम श्योर हो? तुमने अभी डायरेक्टली एक म्यूटेंट बीस्ट की एनर्जी अब्सॉर्ब की है। रेस्ट ओवर। बच्चों, मुझे उम्मीद है तुम सब रेडी हो, क्योंकि हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। इसी मोमेंट उनके सामने ब्लैक एनर्जी का एक मैसिव बैरियर लाइक मास लटक रहा था, जिसकी ऑप्रेसिव फीलिंग उनके चेहरों पर सीधा हिट कर रही थी। ये आखिर है क्या? इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, खुद ही देख लो। ये बोलते ही कलरिस्ट रेड की पाम में अचानक स्कॉर्चिंग फ्लेम्स का एक मास इग्नाइट हुआ और बड़ी वायलेंटली ब्लैक बैरियर की तरफ शूट हुआ। कलरिस्ट रेड का अटैक एक लाउड बैंग के साथ उस ब्लैक बैरियर से टकराया। हालांकि वो अटैक एक्चुअली डायरेक्टली उस ब्लैक बैरियर ने अब्सॉर्ब कर लिया और बैरियर को एक खरोच तक नहीं आई। देखा तुमने, हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली सारी क्रोमैटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और ये जितना ज्यादा अब्सॉर्ब करता है उतना ही स्ट्रॉन्गर होता जाता है। इसकी अब्सॉर्प्शन एबिलिटी तुम्हारी एबिलिटी से काफी सिमिलर है ना? इसीलिए मुझे लगा कि तुम इसे सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके अंदर रूइंस तक जाने का एक रास्ता है। इस एक्सप्लोरेशन का मेन टारगेट उन रूइंस के ठीक अंदर है। हमें स्टेलर फ्रैगमेंट को ढूंढना है। स्टेलर फ्रैगमेंट? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना और अपने कंपेनियंस की ही तरह के को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, शाइनिंग सिटी बस इसकी तलाश में है। मैं ये सब तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए पहले इस बैरियर से छुटकारा पाते हैं। के ने एक गहरी सांस ली, ब्लैक बैरियर की तरफ बढ़ा और बिना किसी हेजिटेशन के अपना हाथ उस पर रख दिया। एक ही इंस्टेंट में वायलेंट ब्लैक एनर्जी फ्रैंटिकली उसकी पाम में सर्ज होने लगी और बैरियर का वो मास विजिबली ट्विस्ट हुआ और उसके हाथ में श्रिंक होने लगा। कलरिस्ट रेड विजिबली सैटिस्फाइड था, ये सच में काम कर रहा है। अगले ही सेकंड ब्लैक बैरियर एक विजिबल स्पीड से डायरेक्टली डिमिनिश होने लगा। मुझे पता था कि तुम्हारी एबिलिटी हमारे बहुत काम आएगी। हवा में वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग क्यों हैं? इस रेट से तो म्यूटेंट बीस्ट्स इस नॉइज से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तभी सभी डायरेक्शन से म्यूटेंट बीस्ट्स की एक मैसिव स्वॉर्म बाहर निकली, जिसने इंस्टेंटली उन सबको पूरी तरह घेर लिया। लगता है ये काफी सारे हैं। एली और गेल तुरंत बैटल के लिए प्रिपेयर हो गए। जब तक के बैरियर को डाउन करता है तब तक हम म्यूटेंट बीस्ट को हैंडल करते हैं। इनको ब्लॉक करो और सबका सफाया कर दो। वो दोनों फौरन लड़ने के लिए आगे बढ़ गए। गेल की लॉन्ग स्वर्ड काफी देर से एक्शन के लिए प्यासी थी। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक के साथ म्यूटेंट बीस्ट का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर ढेर हो गया। इसी बीच एली भी किसी से पीछे नहीं रहने वाली थी। उसकी स्वॉर्ड ऑरा फूट पड़ी और काउंटलेस आइस स्पाइक्स ने चार्ज करते हुए म्यूटेंट बीस्ट को इंस्टेंटली पियर्स कर दिया। के किसी भी वक्त स्ट्राइक करने के लिए रेडी था, पर क्या उन्हें सच में उसकी हेल्प चाहिए थी?
उसने सोचा था कि उसे उनके पीछे का मेस साफ करना पड़ेगा, पर वो दोनों इसे अकेले ही आसानी से हैंडल करते हुए लग रहे थे। अच्छा ही है जब चीजें खुद ही ठीक से हैंडल हो जाएं। लेकिन इसी पल के का दिल अचानक बैठ गया और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अनईज उसके ऊपर छा गई। क्या चल रहा है? अभी उस बैरियर के अंदर उसे एक बिजार और डोमिनियरिंग पावर फील हुई थी जिसका ओरिजिन बिल्कुल उसके जैसा ही था। क्या ये उसके कलर की वजह से है? के ने सोचा कि उसे केयरफुल रहना होगा। अगर उसका ध्यान भटका तो शायद ये उल्टा उसकी सारी पावर ही ना सक कर ले। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, बस देखते जाओ कौन ज्यादा स्ट्रांग है। उसने अपने दांत पीसे, अपनी एबिलिटी को फुली अर्ज किया और उस रेजिडुअल बिजार एनर्जी को पागलों की तरह अब्सॉर्ब करने के लिए अपना आउटपुट बढ़ा दिया। फाइनली वो सक्सीड हो गया। सारी ब्लैक एनर्जी के ने थॉरली अब्सॉर्ब कर ली थी। हालांकि अपनी आंखों के सामने एक पिच ब्लैक एंडलेस पैसेज को देखकर वो स्टन रह गया। क्या सच में यही रूइंस का एंट्रेंस था? उसे तो इसका एंड तक दिख नहीं रहा था। लीडर, मैंने बैरियर को अब्सॉर्ब करना फिनिश कर लिया है। बहुत बढ़िया, तुम्हें यहां लाना सच में एक राइट चॉइस थी। बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जल्दी से रीग्रुप करो। बाकी बचे म्यूटेंट बीस्ट से डील करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगले ही सेकंड कलरिस्ट रेड ने एक इनकमिंग खतरे को नोटिस कर लिया। एक फ्लैश में उसने गेल और एली दोनों को पकड़ लिया और उसी वक्त सारे बचे हुए म्यूटेंट बीस्ट्स ब्लास्ट होकर उड़ गए। हर एक बीस्ट चिथड़ों में फट गया। गेल पूरी तरह डम्बफाउंडेड था। क्या मैं सपना देख रहा हूं? ये कैसे पॉसिबल है? जमीन एक चेसबोर्ड की तरह ओपन होकर क्रैक हो गई और एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग प्रेशर दूर से ही उन पर पड़ने लगा। मुझे लग ही रहा था हमारे लिए सब कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबली चल रहा था। मैंने बहुत पहले सुना था कि आसपास एक डेंजरस मॉन्स्टर डिटेक्ट हुआ है, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बंदा ये होगा। लगता है अब रेस्ट लेने का वक्त नहीं बचा। उन सब ने ऊपर देखा तो एक फिगर धीरे धीरे अपीयर हो रही थी। उस इंसान की पीठ पर 5 वेपन्स थे। उसके बाल हाफ ब्लैक और हाफ व्हाइट थे और उसके आसपास का ऑरा वायलेंट और कोल्ड था। एक नजर में ही दिख रहा था कि वो एक एक्सट्रीमली डेंजरस रूथलेस कैरेक्टर है। कलरिस्ट रेड ने इमीडिएटली स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया, सब मेरी बात सुनो, जल्दी से रूइंस के अंदर जाओ और स्टेला फ्रैगमेंट ढूंढो। तुम सबको इस बार एक साथ मिलकर काम करना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। कि इंस्टेंटली स्टार्टल हो गया। उसको डिसबिलीफ से घूरते हुए पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि वहां सिर्फ हम अकेले जाएंगे? जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, रेड ने उसे फियर्सली धक्का देते हुए कहा, बातें बहुत हो गई, अब काम पर लगो। इमीडिएटली के की बॉडी अनकंट्रोलेबली तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगी। कलरिस्ट रेड, हम अकेले अपने दम पर आखिर क्या कर लेंगे? हमें ओपनली सब कुछ बताइए तो। ऊपर कलरिस्ट रेड और उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर के बीच बैटल शुरू होने की वर्ज पर थी। के को नहीं पता था कि कितना टाइम बीत गया, पर वो जमीन पर बहुत जोर से जाकर गिरा और दर्द के मारे उसके दांत भिंच गए। ये तो मौत जैसा दर्द दे रहा है। के ने लैंटर्न ऑन किया और खुद को फोर्स करके खड़ा हुआ, और जैसे ही वो आसपास देखने वाला था उसकी आंखें इंस्टेंटली बड़ी हो गईं। उसके ठीक सामने एंशिएंट रूइंस का एक बड़ा एरिया फैला हुआ था। वो इस सीन को देखकर कंप्लीटली अमेज्ड था। ये अनबिलीवेबल था कि इस जैसी कोई जगह एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती थी। इस वक्त एली और गेल ने भी फाइनली आकर उसके साथ रीग्रुप कर लिया। खैर, ये जगह है क्या? ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिलेंगे। इन ग्रैंड रूइंस के अंदर हमसे स्टेला फ्रैगमेंट ढूंढने को कहा जा रहा है। ये भला पॉसिबल भी कैसे है? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो चीज दिखती कैसी है। ये सुनकर के उसकी बात से अग्री हुआ। ये तो लिटरली भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम था। अगर नीरो यहाँ होता तो वो ऐसे टाइम पर उनका सबसे बड़ा अस्त्र साबित होता। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, उसे एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी और एक छोटी सी फिगर फियर्सली भागती हुई आई और उसकी लोअर लेग को आकर हग कर लिया। ये नीरो था। एक मिनट रुको, तुम यहाँ क्यों हो? ये आखिर है क्या? कोई क्रीचर? के का दिल एकदम से बैठ गया। उन सब ने इसे देख लिया था। अब वो इसे छुपाने के लिए कोई और बहाना नहीं ढूंढ सकता था। अब जब बात सामने आ ही गई थी तो वो चाहे तो भी उसे छुपा नहीं सकता था, और शायद अब वो उन्हें दिखा सके कि ये लिटिल गाय कितने काम का हो सकता है। इधर आकर देखो, मेरे पास स्टेला फ्रैगमेंट को इजीली ढूंढने का एक तरीका है। उस वक्त के ने गेल और एली को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो आसान शब्दों में कहें तो हम उस फ्रैगमेंट को ढूंढने के लिए इस छोटे से क्रीचर पर रिलाई कर रहे हैं। नीरो इसे पलक झपकते ही ढूंढ सकता है। गेल ने क्लियरली इस बात पर बिलीव नहीं किया। फालतू की बकवास करना बंद करो। अगर सच में ऐसा कोई रेयर क्रीचर होता तो मैंने इसके बारे में बहुत पहले ही सुन लिया होता। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? बस देखते जाओ। नीरो, इस इडियट को दिखा दो कि तुम कितने अमेजिंग हो। नीरो फौरन हवा में उछला और तेजी से स्पिन करने लगा। अगले ही सेकंड वो एक्चुअली एक फेंट लाइट इमिट करते हुए गाइडिंग बीकन में बदल गया। इस सीन ने गेल और एली को पूरी तरह से डम्बफाउंडेड कर दिया। वो दोनों कोई कमेंट तक नहीं कर पाए। उन सब ने फौरन आगे बढ़ते हुए नीरो को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना। आखिर इसे ये चीज मिली कहां से? क्या तुम्हें लगता है कि आसपास कोई फ्रैगमेंट है? नीरो ने इंस्टेंटली शार्पली रिस्पॉन्ड किया। के ने कहा, मैं तुम पर ही डिपेंड रहूंगा नीरो। बात खत्म होते ही लगा जैसे नीरो ने कुछ डिटेक्ट कर लिया है। इमीडिएटली वो एक डायरेक्शन की तरफ फियर्सली आगे बढ़ गया। लगता है इसे कुछ मिल गया। उस तरफ के ने इंस्टेंटली पीछे छूटी हुई उस लाइट ट्रेल को फॉलो किया। तो वो इस तरफ है। क्या अभी हमें इससे भी डीप जाना पड़ेगा? तुम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर डर लग रहा है तो पीछे ही रहो। कौन कहता है मैं डर रहा हूं? के ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। ये जगह उनकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा मैसिव थी, जिससे ये गेस करना कंप्लीटली इम्पॉसिबल था कि ये ओरिजिनली किस चीज के लिए बनाई गई होगी। नीरो ने डायरेक्शन चेंज कर ली। पक्का इसे कुछ तो मिल गया है। अगले ही सेकंड एक बहुत ही लाउड बैंग से वहां क्रैश हुआ। के का दिल अचानक बैठ गया और एक मेटल लेग उनकी तरफ बढ़ने लगी। इसे सच में कुछ तो मिला है, लेकिन आखिर ये बवाल चीज है क्या? ये किसी नॉर्मल म्यूटेंट बीस्ट जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। इस वक्त उस मैकेनिकल क्रीचर ने एक व्हाइट लाइट शूट की जो सीधी एली पर जाकर पड़ी। एली पूरी तरह से फ्रीज हो गई। वो क्रीचर उसमें से एक कोड रीड कर रहा था। इमीडिएटली उसके बाद उसने गेल के साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ देर बाद के को समझ आ गया कि ये क्या कर रहा था।
ये हमारे हेक्साडेसिमल कलर कोड्स को रीड कर रहा है। तभी वो व्हाइट लाइट के को भी स्कैन करने लगी। कलर ऑफ द ब्लैक विच डिटेक्टेड, थ्रेड आइडेंटिफाइड, इनिशिएटिंग एलिमिनेशन। एक ही इंस्टेंट में इसकी मेटल आर्म बड़ी तेजी से के की तरफ लपकी और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता वो ब्लास्ट होकर बहुत पीछे जा गिरा। ये बदबख्त चीज, इसने अचानक के पर अटैक क्यों किया? खैर जो भी हो, इसने पहले हमला किया था, जिसका मतलब था कि ये फाइट शुरू करना चाहता था। चकनाचूर होने के लिए तैयार हो जा। के ने अपने मुक्के को स्विंग किया और डायरेक्टली उससे जा टकराया। ये चीज इतनी हार्ड क्यों थी? के हाथ ऑलमोस्ट सुन पड़ गए थे। डैम इट, आखिर ये चीज है क्या? इस टाइम एली और गेल ने साइमल्टेनियसली स्ट्राइक किया, अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करते हुए। पर जब उनकी कलर पावर डायरेक्टली अपोनेंट पर लगी तो एक माइनर खरोंच तक नहीं आई। ये चीज लगता था कोई लिविंग क्रीचर थी ही नहीं। इस पर ऑर्डिनरी अटैक्स कंप्लीटली इनफेक्टिव थे। एक क्रिटिकल मोमेंट पर के को अचानक उसकी चेस्ट पर एक डार्क इंक कलर्ड हार्ट शेप्ड कोर दिखाई दिया। वो जरूर इसका वीक पॉइंट होगा। बिना किसी हेजिटेशन के अपनी पूरी जान लगाकर उस कोर की तरफ भागा और एक स्टिफ बॉडी शॉट से उस कोर को ब्लास्ट कर दिया। क्रीचर ने इंस्टेंटली एक काउंटर अटैक लॉन्च किया और के बड़ी मुश्किल से ही उसके उस क्विक स्विंग को डॉज कर पाया। रेगुलर अटैक्स कंप्लीटली यूजलेस थे। अब वो क्या करे? के को याद आई पिछली वाली वो डार्क पावर। अगर वो डार्कनेस को अपनी बॉडी पर एनवेलप कर ले तो शायद वो इस गेम को पलट दे। हालांकि इस मूव में बहुत ज्यादा कलर कंज्यूम होता था। तो अगर बात ऐसी है तो उसने फैसला किया कि वो डार्क पावर को अपनी फिस्ट के आसपास रैप कर लेगा। के ने राइट टाइमिंग लॉक की, अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी की और रूथलेसली एक जोरदार पंच जड़ दिया। एक ही इंस्टेंट में वो मॉन्स्टर के मुक्के के प्रेशर से एक लाउड बैंग के साथ चकनाचूर हो गया। अब वो मॉन्स्टर डिफेंसलेस था और इसकी ग्लोइंग आई अचानक टर्न ऑफ हो गई। फाइनली वो मेटल फ्रैगमेंट्स के एक ढेर में बदल गया। के हाफने लगा। ये मूव उसकी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल निकला। उसने नोटिस किया कि साइड में गिरा इसका वो कोर अभी भी सही सलामत था। तो ये इसका कोर है। जो हम नॉर्मली देखते हैं ये उससे काफी डिफरेंट है। मरी इसे देखकर पक्का बहुत खुश होगी। तुमने अभी ये कौन सा मूव यूज किया? मुझे लगा तुम्हें सिर्फ कलर अब्सॉर्ब करना ही आता है। तुमने ये कैसे किया? मुझे जानना ही होगा। आखिर आगे चलकर हमें भी लड़ना पड़ सकता है, एली ने पूछा। इसी बीच गेल ने कंप्लेन की। तुमने ये मूव पहले यूज क्यों नहीं किया? मैंने फालतू में अपना कलर वेस्ट किया। ये मूव बहुत ज्यादा कलर कंज्यूम करता है। ओरिजिनली मैं इसे सिर्फ फाइनल मोमेंट के लिए सेव करके रखना चाहता था, के ने बताया। ठीक इसी मोमेंट वो तीनों एक साथ स्टार्टल हो गए। क्या मैंने ठीक देखा? वो दरवाजा अपने आप खुल गया। नीरो सीधा उस डोर की तरफ भागा और पागलों की तरह के पर भौंकने लगा। नीरो, क्या हुआ? क्या इसके पीछे कुछ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तुम श्योर हो कि ये जगह डेंजरस नहीं है? ये बैरियर बिल्कुल पहले वाले बैरियर के जैसा ही लग रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड एक टेरिफाइंग ब्लैक कलर अब्रप्टली इरप्ट हुआ और अग्रेसिवली उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये क्या मुसीबत है? हमें अंदर खींचा जा रहा है। गेल डर के मारे चिल्लाया और एंडलेसली कंप्लेन करते हुए बोला, डैम इट, तुम्हें उसे टच ही क्यों करना था? चीखों के बीच वो तीनों फोर्सिबली अंदर खींच लिए गए और उनकी सराउंडिंग्स इंस्टेंटली एक पिच ब्लैकनेस में डूब गई। अब हम क्या करें? हम फिर से आखिर किस हेलिश जगह में आ गिरे हैं? यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या सब ठीक है? ये क्या है? मेरा कलर, ये गायब हो गया। ये आखिर क्या चल रहा है? अभी हुआ क्या था? वही दूसरी तरफ ईस्टर्न गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर माहौल इस वक्त अपने एक्सट्रीम पर ऑप्रेसिव था। डायरेक्टर गुस्से से आग बबूला होकर अपने सबॉर्डिनेट पर चिल्लाया, वो इडियट अब कहां चला गया और अब तक उसकी लोकेशन पिन पॉइंट क्यों नहीं की गई? सबॉर्डिनेट ने डरते हुए जवाब दिया, कलरिस्ट रेड अभी एक एक्सपीडिशन मिशन पर है। उन्होंने हमें आपको ये मैसेज पास करने को कहा है कि डायरेक्टर साहब इस मैटर में इंटरफेयर ना करें। एक ब्लैक कलर, वो ऐसी डेंजरस चीज को फील्ड में ले जा ही कैसे सकते हैं? डायरेक्टर चिल्लाया। भले ही कलरिस्ट रेड एक हीरो हों जिन्हें सब रिस्पेक्ट देते हों, पर इस बार वो अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। डायरेक्टर बोलता गया, हमने उस ब्लैक मॉन्स्टर की वजह से फैलने वाले पैनिक को सप्रेस करने की अपनी पूरी जान लगा दी है। पर अब देखो, काउंसिल का कंप्लीटली दिमाग खराब हो चुका है और सबको शक है कि एक नई ब्लैक टाइड जल्दी आने वाली है। मैं आखिर इन सबको क्या जवाब दूं? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हायर अप्स की तरफ से मुझे पक्का कड़ी सजा मिलेगी। कम से कम कुछ ऐसा तो दो जिसे मैं एक एक्सक्यूज की तरह यूज कर सकूं। कमेलिया, हालांकि डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स की कमांडर कमेलिया ने डायरेक्टर को थोड़ा रिलैक्स होने को कहा। उसने फ्रैंकली एडमिट किया कि डायरेक्टर की सिचुएशन वाकई ट्रिकी थी, पर कलरिस्ट रेड ने आखिर कब कुछ बिना सोचे समझे किया था। वो सब अच्छे से जानते थे कि वो शख्स पूरी तरह से ट्रस्ट के काबिल है। इसके अलावा इतना बड़ा रिस्क लेना शायद सबके लिए आगे चलकर अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ला सकता था। उन्हें बस उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत थी। अचानक कमेलिया का मुंह उसकी कड़वी कॉफी पीने से बन गया। मुझे पता है कि जब तक कलरिस्ट रेड वहां मौजूद है तब तक बुरी से बुरी सिचुएशन को भी इजीली अवॉइड किया जा सकता है। हालांकि कमेलिया द्वारा शुगर क्यूब्स ऐड करने की वजह से डायरेक्टर का ध्यान भटक गया। कमेलिया, प्लीज करंट टॉपिक पर फोकस करो। ब्लैक कलर सच में डेंजरस है। अभी ये मौत और खौफ का दूसरा नाम बन चुका है, स्पेशली वो फर्स्ट ब्लैक टाइड जो उस ब्लैक विच ने कॉज की थी। उस पीरियड के दौरान ह्यूमैनिटी लगभग एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच चुकी थी। मॉन्स्टर्स हर जगह तहलका मचा रहे थे और नतीजे के तौर पर ब्लैक लैंड्स का जन्म हुआ। और अब एक और नई ब्लैक टाइड आना बस कुछ ही वक्त की बात थी। और एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से उनकी पायनियरिंग कॉर्प्स जिंदा बचने के लिए नए एरियाज को एक्सप्लोर और रिक्लेम करने के लिए इतनी डेस्परेट घूम रही थी। आपने रिपोर्ट पढ़ी है, सिटी के अंदर अजीब एनॉमलस फिनोमेना बढ़ रहे हैं, जैसे कि वो ब्लैक कलरिस्ट जो अचानक सामने आ गया। हमें अभी पक्का तो नहीं पता कि इन फिनोमेना के बीच कोई कनेक्शन था या नहीं, पर एक बात तो कंफर्म थी, इस क्राइसिस का सामना करने के लिए हमें सारी फोर्सेस इकट्ठी करनी होगी। हमें जो भी एसेट मिले उसका यूज करना ही होगा, यहां तक कि उस टैबू माने जाने वाले ब्लैक कलर को भी अब यूटिलाइज करना ही होगा। डायरेक्टर ये सब सुनकर ट्रबल लग रहा था। कहना आसान था पर करना उतना ही मुश्किल। पर फाइनली उसने हार मानते हुए कहा कि वो अपनी बेस्ट कोशिश करेगा। शायद आने वाले फ्यूचर में वो ब्लैक कलर पोजेस करने वाला लड़का इस शाइनिंग सिटी की अकेली उम्मीद बन जाएगा।
इसी बीच के और उसके दोनों कंपेनियंस अभी भी उस ब्लैक वॉइड में खड़े थे। हमें आखिर हुआ क्या है? मेरा सारा कलर चला गया, पर तुम्हारा कलर अभी भी कैसे बचा है? गेल ने पूछा। मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है। शायद ये इसलिए है क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर है, के ने जवाब दिया। तभी उन दोनों को अंदर से वीक फील होने लगा, जैसे उनकी बॉडी ने अपनी सारी स्ट्रेंथ खो दी हो। इसी बीच के इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पहली बार बिना किसी कलर के यहाँ इस हालत में है, और जब से वो लोग यहाँ आए थे के को सब कुछ ज्यादा ही ऑफ फील हो रहा था। अगर वो अपना पूरा फोकस लगाता तो वो ऐसी कई बिजार चीजें देख सकता था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी उन तीनों को दूर से एक मफल्ड आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? जल्दी सामने आओ। हालांकि के ने उन विस्परिंग आवाजों को तुरंत पहचान लिया, पर फिर भी वो आवाजें पहले वाली आवाजों जैसी बिल्कुल नहीं थी। बिना किसी डाउट के ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगले ही सेकंड उन तीनों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उनके सामने हवा से अचानक एक क्रीचर निकल कर आया। ये यहाँ कब आया? मुझे तो इसकी प्रेजेंस तक सेंस नहीं हुई। तभी उस क्रीचर ने पहले से ही के की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर रखी थी और अचानक ब्लैक एनर्जी ने इंस्टेंटली उसकी पूरी बॉडी को बुरी तरह जकड़ लिया। के की बॉडी के अंदर से ब्लैक पावर अनकंट्रोलेबली बाहर इरप्ट होने लगी। हवा में अचानक एक मैसिव ब्लैक वॉर्टेक्स बन गया, जैसे वो अपने आसपास की हर चीज को कंप्लीटली खा लेना चाहता हो। एक ब्लड रेड आसमान के नीचे एक क्लॉ जैसी परछाई ने पूरे आसमान को अपने अंधेरे में ढक लिया था, और उसके नीचे काउंटलेस पावरफुल म्यूटेंट बीस्ट थे, और वो शैडो एक डिएटी की तरह सुप्रीम और लॉफ्टी लग रही थी। क्या ये कोई पुरानी मेमोरी है? ये तो रियलिटी जैसी लग रही है। आखिर के था कौन? वो एग्जैक्टली है कौन? के माइंड में एक जेंटल सी आवाज गूंज रही थी, ये कहते हुए कि उसे एक नाम की जरूरत है। आज से तुम्हें के बुलाया जाएगा। जाओ अब अपनी खुद की रोशनी ढूंढो, अपना खुद का कलर ढूंढो। के इस इल्यूजन से झटके से जाग उठा। उसकी पीठ पहले ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। ये विजन्स तो अब दिन ब दिन और भी क्रीपी होते जा रहे हैं, के ने सोचा। लेकिन वो एंड वाला इंसान, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं था, वो पक्का लूमियल था। इससे पहले कि के इस गहरे शॉक से रिकवर हो पाता, उसने देखा कि गेल पागलों की तरह अपनी स्वॉर्ड हवा में स्विंग कर रहा था और दहाड़ते हुए सबको मर जाने के लिए कह रहा था। उसके इमोशंस कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एली कंटिन्यूअस मैटर कर रही थी, अपनी बहन से बस माफी मांगे जा रही थी और कह रही थी कि ये सब उसकी ही गलती है। उन दोनों की कंडीशन इस वक्त कंप्लीटली एक्सट्रीम और टेरेबल बन चुकी थी। ये पक्का उस क्रीचर का ही किया धरा होगा। खैर जो भी हो, अब उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ठीक इसी मोमेंट नीरो अचानक से उनके सामने अपीयर हुआ। उसे देखकर के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने हरिडली उसके पास जाकर पूछा कि क्या वो सेफ है। लगा जैसे नीरो ने कुछ अजीब सेंस किया था। के ने पूछा कि क्या आसपास कुछ खतरा है। नीरो ने उसे अपना ट्रैक फॉलो करने का सिग्नल दिया, पर गेल और एली को देखकर, जिनकी हालत अभी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल थी, उसे लगा पहले उन दोनों की हेल्प करनी चाहिए। के को अचानक एक बढ़िया आइडिया आया, शायद नीरो की एबिलिटी उन्हें बचा सके। अगले ही सेकंड एक मैसिव लाइट के ऑर्ब ने उन दोनों को पूरी तरह एनवेलप कर लिया। उनकी बॉडी के अंदर से ब्लैक एनर्जी धीरे धीरे बाहर निकलने लगी और वो दोनों फाइनली होश में आने लगे। कि उन्हें ठीक देखकर काफी खुश था। उसने उन दोनों को वहीं रुकने और रेकलेसली मूव ना करने को कहा और वो अकेला ही सिचुएशन की इन्वेस्टिगेशन करने आगे निकल पड़ा। वो अकेला ही काफी देर तक आगे चलता रहा, पर उसे अभी तक वहां कुछ नहीं मिला था। उसके कानों में आने वाली वो बिजार विस्परिंग आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इस पॉइंट पर आकर वो इनक्रिप्टिक मैसेजेस को सुन सुनकर बिल्कुल थक चुका था, जिनमें बस यही सुनाई दे रहा था कि दुनिया का कोई भी कलर उसे स्टे नहीं कर सकता। तभी के की आंखों के सामने अचानक एक रोशनी की किरण चमकी। वो जल्दी से उस तरफ भागा और सच में फाइनली उसे वो मिल गया। के कंफर्म कर सकता था कि ये एक स्टेला फ्रैगमेंट है, पर इसकी शेप बहुत अजीब थी। क्या हर फ्रैगमेंट की शेप अलग होती है? उसने वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं की। वो बस जल्दी से उस फ्रैगमेंट को स्टोर करना चाहता था और इस अजीब जगह से दूर जाना चाहता था। अचानक स्टेला फ्रैगमेंट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया और अगले ही सेकंड के की एब्जॉर्प्शन एबिलिटी एक्चुअली अनकंट्रोलेबली अपने आप ऑपरेट होने लगी। फॉर्चुनेटली ये सिर्फ एक सेकंड के लिए चला, इसलिए कोई मेजर इशू नहीं होना चाहिए था। तभी उनके आसपास का ब्लैक बैरियर पीछे हटने लगा और पूरा रूम फाइनली ब्लैक वॉइड से क्लियर हो गया। के जल्दी से वापस लौटा, गेल और एली को आवाज लगाते हुए। फिर उसने स्टेला फ्रैगमेंट बाहर निकाला और उन्हें बताया कि जो वो ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। क्या ये छोटी सी चीज सच में हमारा गोल है? इसी बीच एली ने पूछा कि क्या उसकी बॉडी ठीक है, और के ने उसे रीअश्योर किया कि वो ठीक है। अचानक नीरो ने एक्चुअली अपना मुंह खोला और एक ही गल्प में उसने उस प्रेशियस स्टेला फ्रैगमेंट को निगल लिया। वो तीनों इंस्टेंटली डम्बफाउंडेड रह गए, अपनी जगह पर फ्रीज हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। बस शॉक में नीरो को घूर रहे थे, कंप्लीटली ये समझने में फेल कि आखिर इसने ऐसा किया क्यों। नीरो, वो चीज खाना नहीं है, के चिल्लाया। हालांकि गेल अपनी लाल आंखों के साथ पहले ही आगे बढ़ चुका था। डैम इट, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? इसे बाहर निकाल, हम यहां तक पहुंचने के लिए इतनी बुरी तरह लड़े हैं। गेल, नीरो को छोड़ दो, के ने कहा। तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक वायलेंटली हिलने लगी और टूटे हुए पत्थर गिरने लगे। ये कोलैप्स होना क्यों शुरू हो गया है? हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। उन्होंने अपनी एब्सोल्यूट बेस्ट कोशिश की और एग्जिट की तरफ भागे, जबकि रूइंस कोलैप्स होने लगे थे। इस वक्त पायनियर मेंबर्स का एक ग्रुप मरे हुए एक क्लास म्यूटेंट बीस्ट के सामने इकट्ठा हो गया था। क्रीचर के ठीक बगल में जमीन पर एक स्लैश था जिसमें से ब्लैक कलर निकल रहा था। डैम इट, मुझे पता था कि आसपास कोई डेंजरस क्रीचर है। मैं सोच रहा था कि ये किस तरह का सीक्रेट बीइंग है। क्या ये निशान उसी शख्स का हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि वो मैडमैन फिर से सामने आ गया है। उसे ऐसे ही स्वॉर्ड डीमन नहीं बुलाया जाता। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि इसका आना सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमने इसकी टेरिटरी में घुसपैठ की थी, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक्चुअली ब्लैक विच के ब्लैक हैंड्स में से एक होगा। हमें हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली हैं कि अलग अलग क्रीचर्स के आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। लीडर रैंसिया, क्या आपको लगता है कि ये स्वॉर्ड डीमन से रिलेटेड हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन यहाँ खत्म होती है, हम अभी रिट्रीट करेंगे। करंटली हमने इनफ इंक और क्रिस्टल सिक्योर कर लिए हैं
और कोई रिस्क मत लो। हमारा मिशन प्राइमरीली नए मेंबर्स को ट्रेन करना है, तो टेम्परेली इतना काफी होगा, अरांसिया ने ऑर्डर दिया। पर उस मोमेंट ऊपर अचानक एक डैजलिंग रेड लाइट फूट पड़ी। ये कलर देखकर किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं था कि ये कलरिस्ट रेड का है, और जो उसके खिलाफ खड़ा है क्या वो वही टेरिफाइंग सोर्ड डीमन हो सकता है। अगले ही सेकंड एक शार्प सोर्ड ऑरा ने हवा को चीरते हुए डायरेक्टली उनके ग्रुप की तरफ स्ट्राइक किया। अरांसिया का चेहरा ड्रास्टिकली चेंज हो गया। जल्दी से डॉज करो। हालांकि वो सोर्ड स्लैश पहले ही बहुत पास आ चुका था। इस मोमेंट उसने पहले ही अपने हाथ में पकड़ा बड़ा हैमर उठा लिया था। उसका ऑरा आसमान छू रहा था। इस सडन अटैक को इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाने के लिए वो डिटर्मिन्ड थी। हैमर के एक स्मैश के साथ वो रम्बलिंग साउंड डेफनिंग था और वो जाइगेंटिक सोर्ड स्लैश बिखर गया। एक्सपीडिशन मिशन खत्म हो गया है, सभी लोग आउटपोस्ट वापस जाओ। तुम लोग जाओ, मैं कलरिस्ट रेड को सपोर्ट करने जाऊंगी। एक इंस्टेंट में अरांसिया की फिगर लाइट के एक फ्लैश में बदल गई और उस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ी जहां रेड लड़ रहा था। इस वक्त कलरिस्ट रेड और सोर्ड डीमन भिड़ गए। आसपास की जमीन बुरी तरह से क्रैक हो गई। रेड और सोर्ड डीमन के सोर्ड ऑराज हवा में लगातार टकरा रहे थे, स्पार्क्स उड़ रहे थे और दहाड़ने की आवाजें एक के बाद एक गूंज रही थी। दोनों एक स्टेलमेट में फंसे थे। सोर्ड डीमन ने फियर्सली अपनी पीठ पर रखी लॉन्ग स्पीयर को पकड़ा। उस पर इंस्टेंटली बिजार ब्लैक एनर्जी एंटवाइन हो गई और उसने बिना किसी हेजिटेशन के वो लॉन्ग स्पीयर रेड की तरफ फेंक दी। हालांकि कलरिस्ट रेड इतना क्विक था कि उसने अपनी सोर्ड से इसे ब्लॉक कर लिया। एक लाउड क्लैंग के साथ वो लॉन्ग स्पीयर दूर डिफ्लेक्ट हो गई। उसी टाइम सोर्ड डीमन ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए कलरिस्ट रेड पर स्लैश किया। हालांकि रेड ने जल्दी से अपनी सोर्ड उठाकर उसे साइड में ब्लॉक कर लिया। तभी एक स्कॉचिंग हीट वेव सोर्ड डीमन की तरफ बढ़ी। जमीन से एक ग्रेट ब्रिलियंट फ्लेम इरप्ट हुई। सोर्ड डीमन जल्दी से पीछे की तरफ उड़ा। उसने क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेड का अटैक इतना फियर्स होगा। ब्यूटिफुली डन मिस्टर, देखते हैं क्या तुम इस अटैक को भी डॉज कर सकते हो, अरांसिया ने चिल्लाया। हिम्मत है तो ट्राई करके देख। अगले ही मोमेंट अरांसिया ने रूथलेसली अपना हैमर सोर्ड डीमन की तरफ दे मारा, जिससे नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई। सोर्ड डीमन का चेहरा डिसबिलीफ से भरा था। क्लियरली उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई और अटैकर भी होगा। अरांसिया स्टेडली जमीन पर लैंड हुई और रेड खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। तुम लेट हो, मुझे लगा मैं यहीं मरने वाला हूं। पर कलरिस्ट अरांसिया ने रिप्लाई किया, फालतू बकवास करना बंद करो। मैंने ऑलरेडी इस पर अटैक करने की अपनी एब्सोल्यूट बेस्ट कोशिश की है, पर जैसा ये लग रहा है ये अभी भी इनफ नहीं है, रेड ने कहा। इस वक्त सोर्ड डीमन पहले से कहीं ज्यादा फियर्स लग रहा था। तुम्हारे कलर के साथ ये और आसान होना चाहिए था, पर इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई। मेरे सहित सभी कलरिस्ट नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो, कलरिस्ट रेड। खैर, अब जब हम दोनों ने फोर्सेस ज्वाइन कर ली हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। चलो एक साथ इस डैम विच के इस ब्लैक हैंड को काट डालते हैं। अपने सामने उन दोनों को फोर्सेस ज्वाइन करते हुए देखकर सोर्ड डीमन की ब्लैक एनर्जी और भी ज्यादा वायलेंट हो गई। पर इस क्रूशल मोमेंट पर अचानक कुछ थकी हारी आवाजें उनके कानों तक पहुंची। बस थोड़ा सा और, हे मुझे धक्का मत दे, मैं लगभग गिर ही गया था। जल्दी करो और ऊपर चढ़ो। फाइनली हम ऊपर पहुंच ही गए। ये मेरी फर्स्ट टाइम है जब मैं ब्लैक लैंड्स को देखकर इतना खुश हूं। मैं कभी वहां वापस नहीं जाना चाहता। ये के और उसके बचे हुए कंपेनियंस थे। इस वक्त सोर्ड डीमन के और कलरिस्ट के बीच में खड़ा था। इस बड़े खतरे को सामने देखकर दोनों कलरिस्ट्स ने तुरंत एक्शन लिया। उस क्रीचर से दूर रहो, बस भाग जाओ। इससे पहले कि ये बात पूरी होती, सोर्ड डीमन अचानक उन सब की तरफ तेजी से लपका। हालांकि गेल और एली ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली और डायरेक्टली सोर्ड डीमन की तरफ भागे। पर एक क्रैक की आवाज के साथ उनके हाथों में पकड़ी तलवारें एक्चुअली सोर्ड डीमन की एक सिंगल स्ट्राइक से चकनाचूर हो गई। गेल और एली के चेहरे शॉक से भरे थे, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ठीक इसी वक्त सोर्ड डीमन ने अपनी सोर्ड फिर से स्विंग की और वो शार्प सोर्ड स्लैश डायरेक्टली डिफेंसलेस गेल और एली की तरफ बढ़ा। पर एक ही इंस्टेंट में के सबकॉन्शियसली आगे भागा और उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। हमारे लड़के ने अपने आर्म को ब्लैक कलर में कवर तो कर लिया था, पर ये इनफ नहीं था। के की बॉडी अनकंट्रोलेबली जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही सेकंड सोर्ड डीमन ने एक बैकहैंडेड स्ट्राइक मारी जो हेविली गेल के पेट में जा लगी, जबकि एली को सोर्ड डीमन ने उसकी गर्दन से पकड़ लिया, जिससे वो उसके हाथों में एक हॉस्टेज बन गई। सोर्ड डीमन ने फिर बोलना शुरू किया, कलरिस्ट रेड और अरांसिया को रुकने का ऑर्डर देते हुए, मेरा पीछा मत करो, मुझे वो की सौंप दो और मैं इसे हर्ट नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो ये मारी जाएगी। इसी बीच के जमीन पर एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। अपने कटे हुए हाथ के सिवियर पेन की वजह से वो लगभग बेहोश होने वाला था। पर इस वक्त कलरिस्ट रेड का मर्डरस इंटेंट अपने एक्सट्रीम पर चला गया। यू डैम बास्टर्ड। पर सोर्ड डीमन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी टोन और ज्यादा तेज हो गई, जिसमें एक थ्रेट था, जल्दी करो, एक चॉइस चुनो। अरांसिया का चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी वो हेल्पलेस थी और दहाड़ते हुए बोली, डैम बास्टर्ड, तुम आखिर किस की के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई वो दोनों अचानक शॉक रह गए। ब्लैक ऑरा में कवर हुए के एक्चुअली धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। इस सडन चेंज ने सोर्ड डीमन तक को शॉक कर दिया था। उसकी आवाज में कांपने का एक ट्रेस था। ये क्या है, कौन हो तुम? ब्लैक कलर ने के को घेर लिया था और यहां तक कि एक नया हाथ भी फॉर्म होना शुरू हो गया था। सोर्ड डीमन कंप्लीटली बिविल्डर्ड था। ये लड़का अभी भी खड़े होने में कैसे कामयाब हो रहा है? पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ह्यूमन के पास ब्लैक कलर कैसे है? तभी के का कटा हुआ हाथ रैपिडली रीजनरेट होना शुरू हो गया। उसने धीरे से अपनी पाम उसकी तरफ बढ़ाई। सोर्ड डीमन कॉट ऑफ गार्ड रह गया। वो के की डायरेक्शन में सक होने लगा। अरांसिया और रेड साइड में खड़े ये सब कंप्लीटली डम्फाउंडेड होकर देख रहे थे। के ने एक हाथ से सोर्ड डीमन की गर्दन पकड़ ली और इस वक्त सोर्ड डीमन को के ने कंप्लीटली रिस्ट्रेन कर लिया था और उसे हवा में उठा लिया था। जल्दी यहां आओ। डैम इट के, क्या ब्लैक कलर ने तुम्हें कॉन्कर कर लिया है? मुझे ये मत बताना कि ये भी ब्लैक विच का एक ब्लैक हैंड बन गया है। सिर्फ इसी टाइम आकर सोर्ड डीमन को सच में रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये मेरी पावर चुरा रहा है। मैं सोच नहीं रहा था, ये सच में बिल्कुल अस के जैसा है। ये बच्चा ही वो की है।
अगले ही सेकंड के की बॉडी से रेडिएट होने वाले ब्लैक कलर ने माउथ फॉर्म करना शुरू कर दिया। हर एक माउथ अनकंट्रोलेबली प्यासा था और सीधे दुश्मन को घूर रहा था। सोड डीमन ने जल्दी से एक सोड की हिल्ट पकड़ी। इंस्टेंटली उसने ब्लैक ऑरा से कंडेंस हुए उन सभी माउथ्स को काट डाला। मैं इस तरह से इसके खिलाफ जीत नहीं सकता, मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। पहले इसके आर्म से शुरुआत करते हैं। तुरंत उसके बाद सोड स्लैशेस का एक डेंस नेटवर्क एक बार फिर के पर टूट पड़ा। पर सोड डीमन ने हॉरर में पाया कि वो चाहे कैसे भी अटैक कर ले, वो के को जरा सा भी डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा था। बिना किसी हेजिटेशन के ने उसकी सोड का ब्लेड पकड़ लिया और सोड डीमन के ठीक नीचे स्टार्विंग माउथ्स वाला वो ब्लैक कलर उसे घेरने लगा। सोड डीमन जल्दी से हवा में कूद गया, जबकि वो ब्लैक कलर फियर्सली उसे पूरा निगलने की कोशिश कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हमारा लड़का एक्चुअली इस एक्सटेंट तक स्ट्रांग हो सकता है। तभी साइड से एक आवाज आई, कहां देख रहे हो? अरांसिया ने स्ट्राइक करने की अपॉर्चुनिटी ले ली थी। ये ले, जा और इस अटैक के साथ मर जा। वो हैमर स्ट्राइक डायरेक्टली सोड डीमन के टॉर्सो पर लगा। हालांकि उसने जल्दबाजी में ब्लॉक करने के लिए अपना स्वॉर्ड ब्लेड यूज किया, यहां तक कि सोड डीमन को भी पता था कि हालत खराब है। सोड डीमन ने इमीडिएटली रिट्रीट करने की कोशिश की, क्योंकि उसे वो की मिल चुकी थी जिसे वो ढूंढ रहा था। तुम अभी कुछ देर पहले काफी एरोगेंट थे ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच निकल सकते हो? कलरिस्ट रेड, इसे रोको, हम इसे किसी भी कीमत पर डेप्थ्स में घुसने नहीं दे सकते। क्या तुम्हें लगा कि तुम ऐसे ही जा सकते हो? रेड चिल्लाया। इससे पहले कि उसके वर्ड्स खत्म होते, उसकी सोड पर डेंसली पैक्ड रेड पार्टिकल्स इमर्ज हुए। ये कलरिस्ट रेड की स्किल थी, क्रोमा एनाहिलेशन। जैसे ही सोड नीचे आई, सोड डीमन ने एक तीखी चीख मारी और उसका एक हाथ डायरेक्टली काट दिया गया। और यहां तक कि जमीन भी इस सोड से एक गहरी खाई में क्लियर हो गई थी। उसका कटा हुआ और जलता हुआ हाथ जमीन पर गिर गया। डैम इट, ये क्रोमा है, मैं इसे रीजनरेट नहीं कर सकता। चलो अब ठीक से लड़ते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें तुम्हारे कंपेनियन से मिलने भेज दूंगा। फियर्स अटैक्स का एक नया राउंड एक के बाद एक चलता गया। ये ऐसे ही खत्म नहीं होगा। अगली बार मैं वापस आऊंगा और उस की को वापस ले जाऊंगा। सोड डीमन के एक फाइनल पुश के साथ वो इंस्टेंटली शैडोज में गायब हो गया। इस पॉइंट पर आकर कलरिस्ट रेड उसका और पीछा नहीं कर सकता था। कलरिस्ट रेड, क्या हम पीछा करना जारी रखें? रेड ने अपना सिर हिलाया। इस बार के लिए यहीं रुकते हैं, हम बस थोड़ा सा ही दूर थे। पर कलरिस्ट रेड बोलता रहा, कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि हम डेप्थ्स में एंटर करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। भले ही हमारे पास लैंटर्न है, हम बस यहां तक ही जा सकते हैं। द ब्लैकलैंड्स बिल्कुल उनकी शील्ड की तरह एक्ट करती है। तभी एली और गेल चलते हुए आए। तुम्हें ट्रबल कॉज करने के लिए सॉरी रेड। उसने इस बात को डिसमिस कर दिया। टेंशन मत लो, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। पर रेड ने टॉपिक चेंज किया। उसकी नजर के पर पड़ी। अब क्वेश्चन ये है, हम के साथ क्या करें? क्या वो अभी होश में भी है? मुझे पता था उसकी पावर डेंजरस हो सकती है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस एक्सटेंट तक पहुंच जाएगी। ये ओमिनस ऑरा कैसा है? क्या ये ब्लैकलैंड्स की पावर अब्सॉर्ब कर रहा है? पर अगले ही सेकंड वो ब्लैक कलर डिसिपेट होना शुरू हो गया। क्या ये अब होश में आ रहा है? रेड और अरांशिया दोनों जो उन्होंने देखा उससे शॉक्ड थे। क्या ये एक कलरलेस पर्सन हो सकता है? इस वक्त के कंप्लीटली जमीन पर गिर गया, अभी भी बेहोश था। वहां खड़े वो लोग शांति से अपनी जगह पर खड़े थे, बेहोश पड़े के को देख रहे थे। इस लड़के का बैकग्राउंड आखिर है क्या? दूसरी तरफ सोड डीमन ब्लैकलैंड्स की डेप्थ्स में वापस भाग गया था। उसके कटे हुए आर्म के स्टंप पर कलर्ड फ्लेम अभी भी लगातार टपक रही थी, जिससे दर्द के मारे उसके ठंडे पसीने छूट रहे थे। फॉर्चुनेटली थोड़ी ही देर बाद उसका हाथ फाइनली रीजनरेट होने लगा। मैं आने वाली पहली नहीं थी। तुम्हारी हालत खराब लग रही है, तुम अभी अभी पीट कर आए हो ना? मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि हमेशा खुद को खतरे में मत डाला करो और हर जगह अपनी नाक मत घुसाया करो। ये न्यू कमर वो म्यूटेंट क्रीचर थी जिसे वाइपर बुलाया जाता था। मैं वैसे भी बहुत बोर हो रही हूँ, जल्दी बताओ क्या हुआ? तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो इजीली डिफीट हो जाए। जल्दी बोलो, तुम्हें इस तरह किसने पीटा? उसने जमीन पर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। ये ब्राइट रेड बर्न मार्क्स। तुमने कलरिस्ट रेड के साथ फाइट की। तुमने एक्चुअली उस मॉन्स्टर को डायरेक्टली फेस करने की हिम्मत की और फिर भी जिंदा बच निकले। वो एक ऐसा पावर हाउस है जिसका ऑर्डिनरी लोगों से कोई मैच नहीं है। वो बिल्कुल उस तरह का इंसान है जो अपनी जान दांव पर लगाकर भी लड़ता है। उसकी हर बैटल मौत के दरवाजे पर घूमती है। तुमने भी ये फील किया ना? ब्लैक विच का कर्टन रिसेंटली ओपन हो चुका है। तुमने भी इसे सेंस किया है। क्या तुम्हें पता है कि इसे किसने अनसील किया? अगर पता है तो मुझे बता दो। तुम अच्छे से जानते हो कि कर्टन को अनसील करने का मतलब क्या होता है ना? हालांकि स्वॉर्ड डीमन ने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया। उसने अपना माइंड बना लिया था कि वो की को अपने लिए खुद अकेले ही हासिल करेगा। ये बास्टर्ड कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस तरीके से बता रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है। वाइपर ने सोचा, फिक्र मत करो बहन, हम इसे खुद ही ढूंढ लेंगे। हमें इस जैसे कमीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ये ऑब्वियस है कि किसी चीज ने कर्टन ओपन कर दिया है और उसके ऊपर से इस मैटर में शाइनिंग सिटी के ह्यूमंस शामिल हैं। जब तक हम दूसरे मॉन्स्टर्स को भेजते रहेंगे, हमें आखिरकार क्लूज मिल ही जाएंगे, है ना? अगर ऐसी बात है तो चलो कुछ टाइट्स बनाने की तैयारी करते हैं। इसी वक्त वापस शाइनिंग सिटी में के आउटपोस्ट बेस पर पहले से ही बिस्तर पर लेटा था। पूरी तरह से वीक था। उसके अंदर क्लियर कॉन्शियसनेस का एक झलक तक नहीं था। रेड उसके बिस्तर के पास रुका रहा। उसकी आंखों की गहराइयों में ना सुलझने वाला सौरव भरा था। मैं सच में यूजलेस हूं। मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा, पर ऑब्वियसली मैं गलत था। आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। अपने हाथ में उस टूटी हुई पॉकेट वॉच को कसके पकड़े हुए उसे लगा जैसे वो अपने पास सेल्फ से जरा भी चेंज नहीं हुआ है। मैं कितना पैथेटिक हीरो हूं। हमें खुश होना चाहिए कि सब लोग सेफ और साउंड हैं। हम सिर्फ तुम्हारी और कलरिस्ट अरांसिया की वजह से सेफ हैं। उन्होंने तय किया कि उन्हें स्ट्रॉन्गर बनना होगा और अगली बार वो किसी के लिए परेशानी नहीं बनेंगे। इसी बीच मारी का चेहरा नर्वसनेस से भर गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक्चुअली इस पूरी सिटी के सबसे फेमस कलरिस्ट से यहां मिल पाएगी और ये लोग के कॉलीग्स होने का दावा कर रहे थे।
शुरू में मारी शक से भरी हुई थी। उसे यहां तक फील हो रहा था कि के की ऐसी हालत होने का कारण यही कलरिस्ट्स हैं, पर उनके सिंसियर एक्सप्रेशंस देखकर उसे भी लगा कि ये बुरे लोग नहीं लगते। हिम्मत रखो, जल्दी से उठ जाओ के। तुम ऐसी सिचुएशन फेस करने के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर ने कहा था तुम जल्दी उठोगे, जल्दी उठो। तभी रेड ने अचानक मारी की तरफ देखा। क्या तुम्हारा नाम मारी है? तुम के की फ्रेंड हो? टेंशन मत लो, वो जल्दी ही होश में आ जाएगा। पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हम नीरो नाम के एक क्रीचर को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें पता है वो कहां है? पर ये बोलते ही नीरो के शोल्डर से बाहर आने लगा। गेल ने इंस्टेंटली अपनी आंखें चौड़ी की। वो वही है, तुमने फाइनली खुद को दिखा दिया। लीडर यही है जिसने स्टेला फ्रैगमेंट को निगल लिया था। डैम नीरो, तुम्हें पता है ये क्लियरली एक्सप्लेन करना कितना हार्ड है कि हमने फ्रैगमेंट कैसे खो दिया। अभी के अभी इधर आओ। हालांकि नीरो बड़ी तेजी से गेल को अवॉइड करते हुए मारी की बाहों में कूद गया। मैं डर के मारे मरने ही वाली थी नीरो। तो तुम शुरू से ही के की शैडो में छुपे थे। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूं कि तुम ठीक हो। रेड कुछ सेंस कर रहा था। हाँ, क्या मेरी आंखें मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं? एक फेमिलियर फीलिंग है, क्या मैं इमेजिन कर रहा हूं? पर इस वक्त नीरो का सिर अचानक रैपिडली बड़ा हो गया। अगले ही सेकंड उसने एक्चुअली स्टेला फ्रैगमेंट उगल दिया। क्या इसने उगल दिया? मैं अभी यही टेंशन ले रहा था कि उस फ्रैगमेंट को वापस कैसे लाया जाए। रेड ने स्टेला फ्रैगमेंट को पकड़ा। हमें फाइनली एक और पीस मिल गया है, पर इसकी कीमत काफी सारे लोगों की सैक्रिफाइस थी। अचानक के को याद आने लगा कि उसने फाइट के दौरान क्या देखा था। उस वक्त उसका सिर्फ एक ही थॉट था कि वो बीच में कूद जाए ताकि वो एली और गेल को बचा सके। इस मेमोरी ने के को झटके से जगा दिया। वो अचानक पैनिक में बैठ गया। अपने सामने खड़े रेड, एली और गेल को ब्लैंकली देखने लगा। मैं कहां हूं? मैं अभी भी जिंदा हूं। नहीं वेट, मैं वापस एक कलरलेस बन गया हूं। अब सब खत्म। मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक्सक्यूज ढूंढना होगा, वरना मुझे पहले की तरह इस टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारा लड़का अंदर ही अंदर सोचने लगा। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने कोई क्राइम तो नहीं किया ना? तुम इतने वरीड क्यों लग रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दिखने में कैसे हो। जो मैटर करता है वो ये है, तुम तीनों ने इस मिशन को एक्सेप्शनली वेल कंप्लीट किया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग सच में फ्रैगमेंट ढूंढ लोगे, पर प्रिपेयर रहो। अब से मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेन करूंगा। आज से तुम ऑफिशियली रेड टीम ज्वाइन कर चुके हो, समझे? रेड ने क्लियर किया। ये सुनकर के अपने चेहरे की वो नर्वस स्माइल छुपा नहीं पाया और फाइनली उसने चैन की सांस ली। मैं अभी निकलता हूं, आपस में बात कर लो और जब हो जाए तो निकल जाना। मैं लेडी लूमिनस से मिलने जा रहा हूं। तुम लोग अच्छे से रेस्ट करना। नेक्स्ट मिशन से पहले अपना टाइम फ्रीली अरेंज कर लेना। रेड वहां से जाने लगा, पर उसने पूछा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर तुम्हें हमें एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी। क्या तुम्हें अभी भी याद है? मेरा मतलब है उन चीजों के बारे में जो तुम्हारे बेहोश होने के बाद हुई थी। हालांकि कलरिस्ट रेड ने उससे पहले ही इसे सीक्रेट रखने को कहा था, इसलिए के ने वहां झूठ बोला। मुझे लगभग कुछ भी याद नहीं है। मैं समझ गया, तो अभी के लिए मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। हर किसी के पास रखने के लिए अपने खुद के सीक्रेट्स होते हैं। तभी वो इस बात को लेकर वरीड थे कि के अपना कलर वापस कैसे पाएगा, और ये सुनकर मरी सडनली स्मग हो गई। टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है। वो बॉक्सेस और कैबिनेट्स में छानबीन करने लगी। मिल गया। ये ब्लैक इंक है, इसे मैंने डिस्पोजल साइट से चुराया था। एली इंस्टेंटली डम्फाउंडेड रह गई। क्या ये वो वेस्ट नहीं है जिसे इंक के रूप में यूज नहीं किया जा सकता? तुम ऐसी डेंजरस चीज क्यों लाई हो? हालांकि इस ब्लैक इंक की बॉटल को देखकर के उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। तुम सच में एक जीनियस हो मरी। ये मेरे वर्जन की पर्सनल इंक है। के ने बॉटल का कैप हटाया और इसे डायरेक्टली पी गया, जबकि एली जजिंग नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। जल्दी ही के बालों में कलर वापस आने लगा। फाइनली उसकी पूरी बॉडी पावर से भर चुकी थी। मैं जिंदा हो गया। मैं फाइनली नॉर्मल हो गया हूं। क्या इतना काफी है? अगर नहीं तो मैं अपनी वर्कशॉप से थोड़ी और ला सकती हूँ, मारी बोली। हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और